तो बात करेंगे हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं फिर से एक सेशन। तो लास्ट सेशन तक हमने डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ लिया था, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स से स्टार्ट कर देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, रिवाइज हो जाएगा आपका। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स एक आप लोग ये मान सकते हो, डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब है, ठीक है। क्या, एक डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब है, एक सॉलिड मटेरियल है ये, जो कि क्या काम करता है, जो कि आप लोग बोल सकते हो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज कर देता है, कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये दो प्लेट के बीच में रखा हुआ होता है। बस ये बातें यहाँ पर 2 नंबर के हिसाब से इतना काफी है। अच्छा, कौन आए यहाँ पर, इनको एडमिट कर लेते हैं फटाफट। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रे ऑप्टिक्स से है। उससे पहले अगर हम देख लेते हैं कोई टॉपिक इजी वाले हमारे पास हो तो वो करेंगे, ताकि रे ऑप्टिक्स हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अगर एक बार इसमें घुस गए रे ऑप्टिक्स में तो बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से जो इजी टॉपिक्स हमारे पास रह जाते हैं उनको कम से कम फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, ये चैप्टर हमारे पास समझ में आ गया। चलो ये तो कर ही देंगे। बाकी यार आप लोग सभी टाइम पे आ जाया करो क्लास में, क्योंकि आपकी वजह से फिर बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर जो हमारे पास 3 होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत धारा। वो हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देख लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिखा देते हैं, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखो, 3 नंबर के 2 आएंगे और 2 नंबर का 1 आएगा। ओके, तो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बैठते हैं सबसे ज़्यादा, वो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। तो इनको करते हैं, इनको करते हैं। अच्छा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं ना, और डिफरेंस वगैरह बताने रहेंगे आपको, तो यहीं पे अच्छा रहेगा, यहीं पे बता देते हैं। एक बार हिंदी मीडियम वाले भी देख लो, उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे लिए विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये तो हो गया था हमारा यूनिट नंबर 2, जो विद्युत धारा है, ये बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, ठीक है। हाईलाइट करना है तो इसके बेसिस पे आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। दूसरा, तीसरा, जो 5वां नंबर यहाँ पर डल चुका है, लेकिन ये चौथा नंबर है। तो ये स्टार्टिंग की जो तीन क्वेश्चन है यहाँ पर अरेंज, एक के बाद वाले, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग पहले करेंगे। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, करना चाहो तो सारे ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो हाईलाइट वाले पहले कर लो। चलो, तो पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन द मोटर व्हीकल इज स्टार्टेड इट्स हाईलाइट वाई डज समटाइम्स स्लो डाउन। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देखेंगे। जब मोटर वाहन को चालू किया जाता है तो उसकी हेडलाइट कभी कभी धीमी क्यों हो जाती है। जब मोटर वाहन को चालू किया जाता है तो उसकी हेडलाइट जो होती है वो डिम क्यों हो जाती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन करा जा रहा है आपसे, समझ रहे हो। आपके पास एक गाड़ी है, उसकी हाईलाइट है, ठीक है। हाईलाइट जो होती है, हेडलाइट्स जो होती है, तो जैसे ही आप लोग गाड़ी को चालू करते हैं तो वो हेडलाइट क्या हो जाती है, डीम हो जाती है। पहले मान लो आपने हेडलाइट चालू करके रख दी गाड़ी की, गाड़ी स्टार्ट नहीं करी, लेकिन हेडलाइट आपने चालू कर दी। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, वो हेडलाइट जो थी वो क्या हो जाएगी, डीम हो जाएगी। ऐसा क्यों है, कोई बताना चाहेगा? अपना लॉजिक बता दो, आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता होगा। कोई बताना चाहे तो बता सकते। सर बैटरी कारण। चलो, बैटरी के कारण एक हो गया, और इसको कोई ऑप्टिमाइज करना चाहेगा? रीजन सही बताया, बैटरी के कारण। अच्छा, एक बार माइक ऑफ सर कर मैंने देना। जो सुना है सर, मैंने हाँ भाई, एक्सीलेटर जब लेते हैं तो सर जो जो डिम लाइट होती है वो थोड़ा मतलब वो हो जाती है, काफी बढ़ जाती है।
लोग बोलते हैं सर कि सर जब बैटरी जो एक्टिवेट होती है करते हैं डिस्चार्ज गाड़ी रहती को है तो सर, वो चार्ज उसके आती है। पास करंट जाता है, इसलिए वो ज्यादा हो जाती है, और जब छोड़ते अच्छा। हैं तो कम हो जाती है। सर वोल्टेज की वजह से है। ये भी सर सही है, वोल्टेज की पोटेंशियल बढ़ वजह से। जाता है बैटरी। वोल्टेज सही है आंसर। और करो इसको ऑप्टिमाइज। चलो ठीक है, वो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो चीजें हैं सर वो आप। लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बिल्कुल, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये दो जो वर्ड बोले, पोटेंशियल ड्रॉप, यही इसका एक्चुअल आंसर है। काम करते हैं, जो नोट्स हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर हिंदी मीडियम वाले नोट्स पे चलेंगे। ये नोट्स आपको सारे दे रखे हैं टेलीग्राम पे, आप लोग को एक्सप्लोर करना, मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। सिंस द स्टार्टर motor draw a large current resulting in a large potential drop in the battery which reduce the thermal voltage of the battery, hence the light of car are dimmed when the starter is operated। एक डायग्राम से आपको समझाते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इस तरीके से नहीं करते हैं, इस तरीके से समझाते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक होल है, यहाँ से हमारे पास एक ओपन होल है। अब देखो, वोल्टेज जो होता है, क्या होता है वोल्टेज, मान लो यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्टेज है, ये हमारे पास क्या है, इंजन है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये सेक्शन, ये हमारा क्या है, इंजन है। इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है। अब ये हमारी हेडलाइट हो गई, ये हमारी हेडलाइट हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हेडलाइट हो गई। अच्छा, ये जो इंजन है, इंजन आप लोग इसको मत मानो, इसको इंजन मान लो, इंजन मान लो। अब तुमको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंजन, यहाँ पर ये हमारा क्या है, सिस्टम, ये गाड़ी का सिस्टम है पूरा, ठीक है, सिस्टम। ओके, सो जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट करी तो सिस्टम का जो वोल्टेज होगा, सिस्टम जो स्टोरेज जहाँ पे कर रहा है वहां पे जो वोल्टेज होगा, वो अभी आपने हेडलाइट ऑन करी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है, इंजन अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो सारा वोल्टेज कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाने लगेगा, यहाँ पे जाने लगेगा, यहाँ पे वोल्टेज जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट किया तो अब हमारा वोल्टेज यहाँ से भी जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो आप खुद सोचो, यहाँ पे कम जाएगा, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इन द बैटरी। इन द बैटरी, आप चाहो तो इंजन को बैटरी लिख सकते हो, ये भी सही है, बैटरी, ठीक है। लेकिन इंजन बैटरी वही बात है, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो इंजन भी स्टार्ट होगा, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, सो जैसे ही आप लोग इंजन को स्टार्ट करोगे, बैटरी स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आई बात समझ में, ये चीज़ यहाँ पे होती है, पोटेंशियल ड्रॉप इन द बैटरी विच रिड्यूस द थर्मल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। इससे क्या होगा, यहाँ से जो वोल्टेज होगा, आप चाहो तो थर्मल वोल्टेज लिख दो या फिर डायरेक्ट वोल्टेज लिख दो, तो यहाँ से थर्मल वोल्टेज ऑफ द बैटरी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। बस यही कारण होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, सभी के लिए कॉमन है, हिंदी में पढ़ के सुना दिया हमने। इंग्लिश में, हिंदी में आप लोग उत्तर अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है भैया, पोटेंशियल गिर जाता है, ठीक है, विद्युत विभव यहाँ पर गिर जाता है बैटरी से। आई बात समझ में, ऐसे ही आपको हिंदी में लिखना है। पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, वाई। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग इस तरीके से पढ़ो। एक हमारे पास होता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, एक हमारे पास होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कर लेना सही, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में से क्या बोला जा रहा है कि पोटेंशियोमीटर इज बेटर। ये जो होता है पोटेंशियोमीटर, ये बेटर होता है वोल्ट मीटर से। आपको इसका रीजन देना है, ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका रीजन क्या है, the potentiometer is preferred over voltmeter when there is a measurement of EMF of a cell because the potentiometer does not draw any current and it is a null device whereas voltmeter draw a current from the cell। अगर किसी को पढ़ने से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है।
बाकी हम समझा देते हैं आपको। एक काम करते हैं, क्वेश्चन समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स अभी तक एंटर नहीं हो पाए क्लास में उनको एंटर कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं है। देखिए, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है, ये मान लो ये वायर है हमारे पास। अब इस वायर में आपको क्या करना है, करंट को मेजर करना है। मान लो यहाँ से आपने दो पॉइंट्स ले लिए। अब इसके बेसिस पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पर निकाल दिया पोटेंशियोमीटर लगा दिया। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। वोल्टमीटर भी क्या करता है, पोटेंशियल को ही मेजर करता है। दोनों का काम ऐसा है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों में से बुरा कौन है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा दिया, तो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, यहाँ से करंट लेगा और यहाँ से करंट लेके यहाँ से वापस छोड़ देगा। मान लो 10 वोल्ट का करंट लिया तो यहाँ पर वापस 10 वोल्ट छोड़ दिया इसने। मतलब कुछ भी करंट इसने ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ मतलब खींचा नहीं इसने, जितना आया था उतना वापस दे दिया। लेकिन वोल्टमीटर की बात करें तो ये क्या करता है, वोल्टमीटर ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल। सेल या फिर कुछ भी वायर वगैरह जो भी आपको मानना है, जो भी चीज है, उसमें से क्या करता है, करंट को ड्रॉ कर लेता है। ये इसका क्या है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियोमीटर ड्रॉ नहीं करता है, मतलब वो करंट को नहीं खींचता है, तो ये अच्छा है और ये बुरा है। ऐसा आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए बता सकते हो। एक और बात, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो नल डिवाइस होता है। नल डिवाइस, नल डिवाइस ये इंपॉर्टेंट है। नल डिवाइस क्या होते हैं, नल डिवाइस का फंडा ये होता है कि सबसे पहली बात तो ये करंट को ड्रॉ नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये जो होते हैं इनमें एरर की संभावना बहुत कम होती है। एरर की संभावना बहुत कम होती है, यहाँ पर एरर हो जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी के मान लो 87.8% बने, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि आपके परसेंट बने 88। तो लेकिन इसमें एरर है, ठीक है, इसमें क्या है 0.2 की एरर है। तो ये वो भी बता देगा आपको, ये एग्जैक्ट बताता है। पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट बताता है, लेकिन वोल्टमीटर जो होता है वो अप्रोक्स बताता है। तो प्रॉब्लम इसके साथ ही है। तो बस यही रीजन आप लोग लिख देना। इस तरीके से 2 नंबर आपके हो जाएंगे कंफर्म। हिंदी मीडियम वालों आप लोग इस तरीके से देख लीजिए। ये हो गया आपका। ये हो गया आपका। देखिए, अगर किसी ने देखिए, माइक अगर ऑन कर रखा है तो ऑफ कर लीजिए, करना है क्योंकि तो ऑफ कर हमारी जो वॉइस होती है वो हमें ही वापस सुनाई देती है। तो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में लीजिए। विद्युत विद्युत अंतर मापी बेहतर है, मापी क्यों? अब इसको आपको वहां पर अपने हिसाब से इसको लिखना रहेगा, ठीक है। तो परीक्षा बोर्ड अगर आप खोल कर बैठे हो तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हमने 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब सर जरा तीसरे, क्वेश्चन फिर समझाते हैं क्या? ये 2 नंबर के आएंगे, ये 2 नंबर। सर इसका देखिए, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव सॉरी पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब कोई बताना चाहेगा, इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहेगा कोई अपनी क्लास में से कोई हो? जो अभी आपको पढ़ाया वही बताना है आपको। सर पोटेंशियोमीटर करंट को खींचता नहीं है, वोल्टमीटर खींचता है, इसलिए वो पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेटर है। एक और बात, सर पोटेंशियोमीटर सर एग्जैक्ट पोटेंशियोमीटर बताता है, एग्जैक्ट ईएमएफ बताता है शायद से हम्म, वोल्टमीटर के। पोटेंशियोमीटर एक नल डिवाइस है और वोल्टमीटर एक नल डिवाइस है। हाँ, ये बात भी हो जाती है। बस यही बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जो कि 3 नंबर में बन जाता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद डायग्राम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट होना, कोई बताएगा ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? सर थोड़ा सा खिसक जाना। खिसकना। हाँ, वेरी गुड, खिसकना। खिसकना। ठीक है, खिसकना। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी वेलोसिटी वाइज थोड़े से खिसक जाएंगे, ये होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक धारणा बहुत गलत बनी हुई है लोगों की, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहले तो आप लोग यहाँ पे समझो होता क्या है। The drift velocity is defined as the average velocity with which the free electrons get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field. ये इसकी डेफिनेशन होती है और बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है ये डेफिनेशन। आपको इसी तरीके से याद करनी है। मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, ओके, एक वायर ही मान लो, थोड़ा सा मोटा वायर बना दिया हमने, ये वायर अपना है मोटा सा, ओके। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ पर कैसे भी करके हमने पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, तो अब क्या होगा, ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस तरफ जाएंगे, किस तरफ खसकेंगे, इस तरफ ही ड्रिफ्ट होने लगेंगे।
ठीक है। तो जिस स्पीड से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे ड्रिफ्ट होंगे किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ ऑफ अ कंडक्टर, तो उस समय इन सब की एवरेज स्पीड को, ध्यान रखना, एवरेज स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ये होता है हमारा, ध्यान रखना, ये एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एवरेज वेलोसिटी होती है ये। चलिए, एवरेज वेलोसिटी, तो बस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जैसे हमने आपको बोल दिया डायरेक्ट कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं, लेकिन मानने की जरूरत नहीं है, आप लोग बोल देना कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी मतलब अब क्लियर हो गया कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। ओके, ये क्लियर हो गया, ये होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव बन गया होगा, इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ड्रिफ्ट होंगे। ऐसे में जो एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी बनेगी उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में? इसको वीडी से डिनोट करते हैं, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। ओके, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, average velocity with which the free electron get drifted toward the positive end of conductor under the influence of an external electric field। ये होता है यहाँ पर। चलो और देखते हैं कौन कौन से हमारे लिए, अच्छा हिंदी मीडियम वाले आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ये रहा, अपवाह वेग का चित्र सहित समझाइए। ठीक है, अपवाह वेग को चित्र सहित समझाइए, इस तरीके से आपसे हिंदी मीडियम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी कर लेना, ये 2 नंबर में आ सकता है ये। चलो अब आगे बात करते हैं, यहाँ से अब आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम से पहले हम डिफरेंस देखने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन ईजी है, ये वाला क्वेश्चन ईजी है और ये पेपर में आता भी रहता है। किरचॉफ लॉ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए स्टार्टिंग में समझना, तो हम पहले इजी वाले खत्म कर लेते हैं, फिर किरचॉफ लॉ पे मूव कर जाएंगे। वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बाकी चैप्टर बहुत छोटा है, समझे आप, खत्म हो जाएगा चैप्टर, बस होने वाला फिनिश चैप्टर। तो हम बात करेंगे अभी डिफरेंस के ऊपर, है ना, डिफरेंस। पहले डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद वो देख लेंगे किरचॉफ का नियम। ओके, तो 2 हमारे पास डिफरेंस रहेंगे, वो हमको करने रहेंगे। ये वाला डिफरेंस आप लोग देखेंगे, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और विद्युत विभव अंतर। ठीक है, इनमें हमारे अंतर देखना है कि इनमें अंतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें देखना है। कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस? कोई बोलेगा क्या होता है डिफरेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में? चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बताइए, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके ठीक है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आप लोग बाजार से जब सेल वगैरह लेके आते हो, बैटरी वगैरह लेके आते हो, ठीक है, तो वहां पर मान लो थोड़ी देर के लिए एक बक्से में, एक छोटे से पैकेट में उन्होंने आपको सेल रख कर दिया है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, किस कंपनी का वो है वो लिखा होता है, और भी बाकी डिटेल वहां पर लिखी होती है। एक और डिटेल लिखी होती है कि इसका ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो वहां पर कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है ईएमएफ, इसका ईएमएफ कितना भैया, 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का, इस तरीके से लिखा होता है। तो ऐसा क्योंकि सेल आपने लेके आए, वहां पर ईएमएफ लिखा हुआ है, पोटेंशियल नहीं लिखा है। तो अब ध्यान देना, जो चीज स्टडी है, स्थिर है, जहां पर करंट का बहाव नहीं हो रहा है, जहां पर करंट का बहाव नहीं हो रहा है, विद्युत का बहाव नहीं हो रहा है, वहां पर हम लोग
इस्तेमाल करते हैं ईएमएफ टर्म को। किसको यूज करते हैं? ईएमएफ को यूज करते हैं। लेकिन वहीं जब स्टडी करंट नहीं होता है तो हम लोग किसको, स्टडी मतलब होता है स्थिर। जैसे हम बात करते हैं, अब ये सेल को अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे किसी बल्ब के साथ, तो अब यहाँ पर आप लोग इसमें क्या बोलोगे कि इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे बात आ जाएगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ जाएगी। तब यहाँ पे हम लोग ईएमएफ टर्म यूज नहीं करेंगे। जब करंट में कोई भी वायर वगैरह जुड़ा हुआ ना हो, जब कोई भी उसके साथ एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हुआ ना हो, तब हम लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पर ईएमएफ होगा। तो वही बात है। तो अगर हम लोग दोनों की डेफिनेशन की बात करें तो दोनों लगभग सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है कि कब इनको यूज किया जाता है। ओके, तो EMF is a potential difference between two electrode when no current flow in the circuit. No current flow, जब कोई करंट फ्लो नहीं होता सर्किट से, देन उस समय पोटेंशियल डिफरेंस को ही EMF बोलते हैं। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को ही EMF बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं? जब कोई करंट वहां पर फ्लो नहीं हो रहा हो। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड अंडर कंडीशंस। कंडीशन वही है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हुआ होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया एक डिफरेंस हमारा। तो अब इसको मेजर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक, क्योंकि हम जब सेल लेके आते हैं तो उसका मेजरमेंट एक्यूरेट होता है। ठीक है, कंपनी वाले जब सेल बनाते हैं तो भैया आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं वो लोग। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियोमीटर चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट हमको मेजर करके देगा। वोल्टमीटर जो होगा थोड़ा सा हमको एक्यूरेट नहीं देता है, और हमें एक्यूरेट चाहिए भी नहीं। कभी भी हम लोग चेक करते हैं लाइट वगैरह में कि पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो हमको तो एवरेज चाहिए, फटाफट हमें देखना होता है। तो जो हमको मिल रहा है लगभग अप्रोक्स जो मिल रहा है हमें, उसके ऊपर काम करना आता है। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टमीटर की बात करते हैं, मतलब वो मेजर करता है एक तरीके से। ईएमएस इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। तो ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम होता है, हमेशा उसका मैक्सिमम पारा होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है किसी के साथ, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, तो इससे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सर्किट में जुड़ा हुआ है। सर्किट में जुड़ा हुआ है इसका मतलब है यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है टाइम टू टाइम। इस वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा कम रहेगा। किससे? ईएमएफ से। और यहाँ पर स्टडी करंट की बात होती है, यहाँ पर स्टडी करंट की बात नहीं होती है। बस यहाँ पर इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना इसको, बिना देखे बोलने की कोशिश करना। आपको 4 पॉइंट करवा दिए, 4 में से आपको कोई भी 3 याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एक और बात, आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में कुछ ना आए, इसको ईएमएफ लिखते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं, ये भी लिखते हैं। सर हाँ बोलो। एक ये पॉइंट हो सकता है कि जैसे ईएमएफ में वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्किट, एंड इसमें पीडी में ओनली एक्सटर्नल सर्किट होता है। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल, ये भी एक डेफिनेशन है। आपने क्या किया? आपने पोटेंशियल डिफरेंस की ही डेफिनेशन लिख दी। तो ऐसा भी हो सकता है ये इतना इतना जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप डेफिनेशन लिख दो, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, व्हेन नो सर्किट इज कनेक्टेड। तो वो बात भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कर सकते हो आप ऐसा भी। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। अब हम लोग एक और डिफरेंस करने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंस आते रहते हैं इस चैप्टर से। एक तो न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से, और एक डिफरेंस आने की संभावना है। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रजिस्टिविटी। ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कर लीजिए इसको। रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसी से हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद है, यहाँ पर आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये जो रो होता है ये होती है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो एल है, ठीक है, यहाँ पर जो एल है, एल का मतलब होता है लेंथ, और यहाँ पर जो ए है, ए मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब आपको समझाते हैं पूरी बात। मान लीजिए एक तरीके से हमारे पास वायर है, ठीक है, तो वायर की जो लेंथ होगी उसको हम लोग एल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारे पास, ये सर्कुलर फॉर्म में क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग ए बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ए बोलेंगे। अब इसके में कुछ रेजिस्टेंस होगा, रुकावट होगी भैया। ठीक है, अपना जो मटेरियल होगा, जिस मटेरियल का आपने यूज़ किया, जिस मटेरियल का वायर है, कॉपर का है, किसका है, ये वो,
तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, ये हमको समझना है। तो अगर हम लोग बेसिक टर्म में बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्टेकल या फिर रुकावट। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होता है। रुकावट किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, ये होगा इसकी डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी of a material is the resistance of a wire of the material of the unit length and a unit cross sectional area। तो आप लोग बोल सकते हो कि भैया रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है, रो जो होता है, ये रो का सिंबल है, रो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन कब है? जब आप एल और ए दोनों को क्या कर दो? 1 1 कर दो, मतलब यूनिट कर दो। तो जब एल और ए यूनिट हो जाएंगे, यूनिट का मतलब है इनकी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इस टाइम पर रो हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप बोल देना कि इसकी जब लेंथ और साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया ये यूनिट हो जाए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये लिख देना बस। अब आगे बात करते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी अंदर अंदर आंतरिक चीज होती है, लेकिन ये बाहरी होती है, बाह्य होती है ये, ओके, बाहरी होती है, बाहरी प्रॉपर्टी होती है। अब तीसरा पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ और साइज। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंट्रिंसिक होती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो बाहरी होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो बाहरी होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंट्रिंसिक होती है, अंदर की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर देख लो, रेजिस्टिविटी जो होगी भैया ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड साइज। रेजिस्टिविटी हर एक सब्सटेंस की अलग अलग, मतलब कि सेम होगी, एक तरीके से मान सकते हो। एक सब्सटेंस हो गया, उसकी रेजिस्टिविटी आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, उसकी एक सेम हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है? डिपेंड करता है लेंथ और एरिया के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा इसकी यूनिट लिख देना। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। क्योंकि कैसे होगी यूनिट, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। रेजिस्टेंस की हो जाती है ओम, और यहाँ पर हमारे पास रो है तो रो लिख दो यहाँ पर। अब एल बाई ए है, तो एल को हम लोग लिख सकते हैं मीटर, और एरिया को लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, अब ये मीटर कहाँ जाएगा? यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ओम मीटर। बस इस तरीके से लिख देना। एक और चीज़ लिखना चाहो तो इसको लिखते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग डिफरेंस लिख सकते हो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। आया समझ में आप सभी को? चलिए, तो ये रहेगा यहाँ। सर इसमें ही एक डिफरेंस और बनता है रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। हाँ देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक है तो उसको ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो दोनों सेम ही होता है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं ना सर कि रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर, और उसको वो लिख सकते हैं। हाँ, ये रो से डिनोट होता है। रो का सिंबल ध्यान रखना, पी की तरह होता है, थोड़ा सा इस तरीके से बना देना ये। पॉइंट में डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अच्छा, हाँ, फॉर्मूला भी लिख सकते हो चाहो तो, कि रो का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, जैसे हमारा होता है आर ए बाई एल, ठीक है, रोएल, सॉरी, सर रोएल सर बाई ए अगर ये होता है हमारा। पूछ रहे इसको अगर सर, तो कितना डिफरेंशियल लिखना है सर? इसके कितने पॉइंट लिख देंगे? 3 नंबर में आए तो 3 लिख के आना है। तो आप लोग यहाँ से फॉर्मूला बना देना, आर ए बाई एल, इस तरीके से यहाँ पर रो आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसका ये लिख देना, इसका ये लिख देना, बस। और क्या, इसको इधर करना है, इधर उधर, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो मन से भी लिख सकते हो पॉइंट, अगर समझ में आ गया ना एक बार तो मन से लिख दोगे। सर इसके पॉइंट में डायमेंशन लिख सकते हैं इसकी। हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये भी एक डिफरेंस हो जाएगा। दोनों का अलग अलग बनेगा तो लिख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला एमएलटी के फॉर्म में। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। हिंदी मीडियम पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा था ये?
रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का डिफरेंस, ये था हमारा फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, चालक के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिए। किसी चालक के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिए। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आएगा। ये समझा दिया आपको किस तरीके से करना है। ओम और मीटर ये इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, पहले वाला कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद दूसरा वाला करते हैं। फिर एक किरचॉफ लॉ बचेगा, तो उसको अपन देख रहे हैं अभी करें या फिर बाद में करेंगे, जो भी हो देखते हैं। पहले ये ओम्स लॉ वाला कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट और इजी है। पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि इंपॉर्टेंट भी हो साथ में इजी भी हो, उसको पहले कर लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो आए हमें समझ में। ओम्स लॉ वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। चलो, किसी को आता है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स का नियम क्या होता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? चलो कोई बात नहीं। देखो, ओम्स का जो नियम होता है, अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। यही हमारा ओम्स का नियम होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो कहेंगे हम किस तरीके से कि द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर बना लो, एक वायर बना लो, तो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसमें क्या बोलोगे, उसमें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो करंट होगा हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये लाइन याद कर लो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये हमारे पास ओम्स का नियम होता है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर में। ओम्स लॉ ये होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो लिखे हुए कैसे? और एक और बात इसमें कि अगर जो भी वायर की आप बात करो उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी होना चाहिए, हमेशा अनचेंज होनी चाहिए। आपने पता चला वायर को पूरा गर्म कर लिया या फिर उसकी हालत आपने इसी बिल्कुल ख़राब कर दी, उसमें जंग लग गई है, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो वायर है उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी होना चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए, बिल्कुल नई कंडीशन में होना चाहिए या फिर उसकी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। टेम्परेचर वगैरह नहीं देना है आपको, गर्म नहीं करना है, उसकी डेंसिटी वगैरह कम ज़्यादा नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओम्स लॉ उसी के ऊपर अप्लाई होता है जिसमें फिजिकल कंडीशन कैसी हो, अनचेंज्ड हो। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये इसका आगे जाके क्या बनता है, ड्रॉबैक बनता है। अब ये क्वेश्चन आता है एक और कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपको फॉर्मूला बताया ना अभी, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो यहीं से आप लोग इसको लिख सकते हो कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किस किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। दो चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, तो भैया टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमारा हमेशा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। इसके अलावा मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है ये, ओके, कौन सा मटेरियल आप लोग यूज़ करते हो, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। चलो, तो एक बार एक काम करते हैं, समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, वैसे समझा दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप लोग माइक ऑफ करिए आपका, क्या आवाज़ आ रही है हमें। अंशुल आप माइक ऑफ करिए। आवेश मंसूरी आप भी माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग सभी। R इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। रो तो क्या है, कांस्टेंट है, रो क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। एल और ए के ऊपर लेंथ बढ़ाओगे तो हमारा R भी बढ़ेगा,
एरिया बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शन एरिया तो आर हमारा घटेगा, क्योंकि ये नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो ये ऊपर वाली घटेगी। आई बात समझ में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी बात, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड मटेरियल की बात करें तो मटेरियल अगर आप लोग कॉपर वगैरह यूज़ करोगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। अच्छा अगर आप यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस हमेशा बुरा होता है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस करंट का दुश्मन होता है। हमें करंट चाहिए, जितना अच्छा करंट हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे लिए बुरा होता है। ओके, ध्यान रखना हमेशा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कवर। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला डेरिवेशन वाला। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। तो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। किरचॉफ लॉ अभी हम लोग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे किरचॉफ का नियम। ठीक है, क्योंकि उम्मीदें कम है किरचॉफ लॉ आएगा, लेकिन अगर आता है तो फिर देखेंगे। इंपॉर्टेंट तो वैसे है, लेकिन समय के हिसाब से अभी हम लोग उसे नहीं करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 नंबर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलो यहां से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, या तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा, या फिर डायरेक्टली थ्योरेटिकल फॉर्म में आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तो आएगा ही आएगा। फिर मतलब कुछ ना कुछ इस टॉपिक से जरूर आएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। हाँ बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो ओम्स लॉ में है हम्म सर, ओम्स लॉ में सर इसका ग्राफिकल वो सर डायग्राम क्या होगा, सर ड्रॉ क्या होगा इसका सर, वोल्टेज और करंट का। वैसे तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहो बट तो सर ऐसा बना जो दो। अभी पेपर में लीनियर आया था बनेगा, सर, उसमें दिया हुआ था राइट ओम्स लीनियर लॉ एंड लीनियर बनेगा, ऑल्सो। लीनियर बनेगा। देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। तो अगर आप लोग बनाना जाओगे तो V और I, अगर I बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा। तो अगर आप बना सकते हो V और यहाँ पे I रख दो और ये बना दो इस तरीके से, ये खत्म हो गया डायग्राम इसका। ठीक है, लीनियर बनेगा, लीनियर इस तरीके से, लीनियर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये, डायरेक्टली तो इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। अभी बताया था ना, ग्राफ भी तो दिखाया था आपको यहाँ पर, अगर ध्यान दिया हो आपने किसी ने तो। ये देखो लीनियर बनेगा, लीनियर ग्राफ इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, लीनियर बनेगा, ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव में आया तो लिख देना लीनियर। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ, विद्युत वाहक, विद्युत विभव, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब बाहरी प्रतिरोध। इनके बीच में हमसे क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले एक बार और, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल, विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हो आप लोग, तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न आता है आपके पास। तो इसको आपको समझा देते हैं पहले, और बहुत सिंपल है। थोड़ा मैथ्स लगेगा इसमें, लेकिन काम हो जाएगा आपका। कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है इसका। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से आप सभी यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको ये समझा देते हैं, जो ईएमएफ होता है, सेल जो होता है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अंदर का एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। अब मान लो इसको आपने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, एक बड़े वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से आपने इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं इस तरीके से। ये बाहरी रेजिस्टेंस है, ये वायर का रेजिस्टेंस है, ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। इसको कैपिटल आर बोल दिया हमने। ओके, तो ऐसे में ये हमारे पास क्या है, इसका कुछ ईएमएफ होगा, ईएमएफ भी होगा इसका कुछ। ये हमारे पास सेल है, क्या ये हमारे पास सेल है। तो अगर हम लोग ईएमएफ आर, स्मॉल आर, इसमें हम लोग रिलेशन निकालें, करंट मान लो यहाँ से फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ये करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, सबके बीच में रिलेशन निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, V अपॉन आर इक्वल्स टू हमारा बनता है I। ओके, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान से सुनना। तो अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग आर की बात भी करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब भी ध्यान रखना, जब भी हम लोग छोटे आर को कैलकुलेट करते हैं, छोटे आर मतलब स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है,
अंदर का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो हमें ईएमएफ बोलना है। और जब इस आर की बात नहीं करेंगे, जब इसको काउंट नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो अगर हम लोग आर को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई को आई लिख सकते हैं हम लोग, वी की जगह पर हमें ई लिखना पड़ेगा, साथ में आर की जगह पर क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे आर प्लस आर, स्मॉल आर प्लस आर। तो ये हमारा किसका बन गया भैया, सेल का बन गया। इस सेल के साथ हमने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। एक रिलेशन हमारे पास ये बना। दूसरा रिलेशन अगर हम लोग इसको कैलकुलेट ना करें तो सिंपल सा क्या बनेगा हमारे पास, कि आई की जगह आई रखो और वी की जगह वी रखो और आर की जगह पे आर रखो। तो बस ये दो रिलेशन हमारे पास बनेंगे। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों में आई 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 आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से, ये और ये वाला और ये वाली दोनों टर्म सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड भी इनका बराबर रहेगा। तो ये देख लो यहां पर, ये और ये इन दोनों को हमने सिमिलर रख दिया, ये यहां पे रख दिया, ये यहां पे रख दिया, बस कहानी खत्म। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको इसको अरेंज कर लेना है इस तरीके से। देखिए ये आर यहाँ पे जाएगा, इसका ये जहाँ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट में आप लोग क्या करना, सिंपल सी बात ये है कि दोनों यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर को इस तरफ ले आना, आर को इस तरफ ले आना, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का रिलेशन बनेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, किस किस के बीच में, आर के बीच में, स्मॉल आर के बीच में, ई के बीच में और वी के बीच में। ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करना। ये जो नोट्स हैं आपको दे दिए जाएंगे, सब वहाँ पर दे रखा है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको दे देगा ये क्वेश्चन, और चांसेस ये है कि आएगा क्वेश्चन ये वाला 3 नंबर में, क्योंकि सबको पता है प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है रिलेशन वाला। ओके, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भले समय इसमें दे देंगे, लेकिन आप सभी को समझ में आना जरूरी है। देख लो यहाँ पर डायग्राम अगर आप बनाना चाहोगे तो डायग्राम ऐसा बना देना। एक सेल है हमारे पास, सेल में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, साथ में स्मॉल, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमारे पास है, साथ में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या, देखो यहाँ पर हमने एक बात लिखी हुई है, चाहो तो थ्योरी पढ़ लेना या फिर मत लिखना थ्योरी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, 3 नंबर में आएगा ये। थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। जरा यहाँ से पढ़ो तो आप लोग, यहाँ से, the internal resistance of cell is taken into count the internal resistance of a cell is taken into count। जब स्मॉल आर को आप काउंट करते हो, सो द ईएमएफ ऑफ सेल शुड बी ई, तो उस टाइम ईएमएफ क्या कहेंगे हम लोग, उसको ई बोलेंगे। ईएमएफ को क्या बोलेंगे, ई मतलब ईएमएफ हम लोग बोलेंगे उसको, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इनटू काउंट सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज टेकन एज वी। आई बात समझ में, जब भी आप स्मॉल आर की बात करते हो तब हम लोग उसको ईएमएफ बोलेंगे, और जब आप लोग स्मॉल आर की बात नहीं करते हो, काउंट नहीं करते हो, तो हम लोग उसे डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस यही है, आपको 2 ही काम करने हैं, एक बार ये कर देना, एक बार अपना नॉर्मल से ये कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कर लेना इसको। ओके, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ है किरचॉफ का नियम, ये वाला। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसको आप लोग ट्राई करेंगे, घर पे खुद से ट्राई करिएगा। इसकी एक वीडियो लिंक है, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अभी टेलीग्राम के ऊपर, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो कल आपके पास समय रहेगा तो उसमें किरचॉफ का नियम आप लोग कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिया आपको, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं इस चैप्टर की, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की। वैसे तो ये जो चैप्टर है ये 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आएंगे, तो इसको ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब अभी रहेगा नहीं। 2 नंबर हमको काउंट नहीं करवाने, हम कुछ बड़ा खेलते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। हम बात करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन की, सभी लोग यहीं पर ध्यान देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, उसमें से हमने आपको कौन सा करवा दिया, अभी एसी डायनेमो करवा दिया। एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है जो कि है ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है, इस बार भी शायद आया था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर करवा देते हैं आपको, ट्रांसफॉर्मर करवा देते हैं, ट्रांसफॉर्मर करवा देते हैं ना। पहले तो आप ये बताइए, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यस करवा सर। देते हैं आपको। ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, और देखते हैं शॉर्ट नोट्स में हमने ट्रांसफॉर्मर करवा रखा है तो फटाफट यहीं पे हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है, एक तो एसी डायनेमो हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये सिंपल भी होते हैं इसलिए हम इसमें ज़्यादा लोड ले रहे हैं कि ईजी है तो आपसे हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर में डायग्राम के नंबर मिलते हैं, आपको बता देंगे कितने नंबर किसके होते हैं, किसके नंबर कितने होते हैं, डायग्राम के कितने नंबर होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कितने नंबर होते हैं, प्रिंसिपल के कितने नंबर होते हैं, सब बता देंगे आपको। ट्रांसफॉर्मर चलो एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मर यहीं बता देते हैं क्योंकि छोटा सा तो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मर, यहीं पे आपको समझा देते हैं। इसमें एक देख लेते हैं कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर का, 10वें नंबर का, तो 10वें नंबर का इसके बाद एलसीआर कर लेंगे, एलसीआर भी कर लेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है एलसीआर। ये रहा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ट्रांसफॉर्मर, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ट्रांसफॉर्मर। इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन को, ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज कंटेंट करता है अपने आप में ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो हमने यहीं पर ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन भी लिख रखी है, साथ में इसका प्रिंसिपल भी लिख रखा है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, इट इज वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज, जहां पर उसकी फिर डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, ध्यान से सुनना, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को इंक्रीज, करंट और वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, करंट और वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा वोल्टेज? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसको क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। चलो तो यहां पर समझ लो, तो आप अब क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैव एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ये इसकी आप लोग क्या लिख दोगे, डेफिनेशन लिख दोगे। आपसे पूछे कि बताओ ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्या लिखोगे, ये काम करता है भैया म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। अच्छा एक और बात, अभी आज हमने एक और चीज पढ़ाई थी, आपको आपको बताना है कौन सी वो चीज थी जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रही थी। आपको आज कुछ पढ़ाया था, कोई डिवाइस पढ़ाया था हमने, वो भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, किसी को पता है क्या पढ़ाया था सर वो आपको? शायद रेक्टिफायर। हाँ, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी क्या होता है, वो भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देखो म्यूचुअल इंडक्शन का सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपके पास दो कॉइल होना जरूरी है। तो हमने वहां पर देखा था ना रेक्टिफायर में, तो रेक्टिफायर में भी दो कॉइल थी, एक ऐसी इधर बनी हुई थी, एक इधर बनी हुई थी, ठीक है, तो दो कॉइल जहां पे आ गई मतलब वहां पर क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल। ओके, तो यहाँ पर भी दो कॉइल होती है। एक आप लोग इस तरीके से लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर बना दोगे, इस तरीके से बक्सा होगा हमारा, और यहाँ से क्या होंगे, इस तरह से वायर लपटे हुए होते हैं, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, ध्यान रखना, इधर ज़्यादा होते हैं इधर कम होते हैं। हमारे घरों में जो करंट आता है ना, जहाँ से डीपी से करंट आता है, ट्रांसफार्मर से करंट आता है, तो वो जो डीपी और ट्रांसफार्मर जो होता है वो कौन से टाइप का होता है, स्टेप डाउन होता है। उसमें इस तरफ ज़्यादा होते हैं
इस तरफ ज़्यादा आप बोल सकते हो कोइल्स होती है यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में। यहाँ पर ज़्यादा अल्बेटे होते हैं, एक तरीके से हम अपनी भाषा में, देसी भाषा में बात करें तो। और इधर क्या होते हैं, यहाँ पर कोइल्स की संख्या कम होती है, इधर ज़्यादा इधर कम होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा करंट होगा, इधर हमको कम करंट चाहिए। घर में हमको वोल्टेज करंट क्या चाहिए, कम चाहिए ना। पता चले कि पूरे जो डीपी का करंट है, वोल्टेज है, वो अपने पूरे घर में आ गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें इस तरफ कम चाहिए होते हैं, इस तरफ ज़्यादा। सर्कुलर फॉर्म में ये हम लोग कोयल बोल सकते हैं, कोयल हमारे पास इधर कम चाहिए होते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले कुंडली बोलते हैं इसे, तो कुंडली हमें इस तरफ कम चाहिए, इस तरफ ज़्यादा चाहिए। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। चलिए, तो ये चीज़ थी। एक काम करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक्चुअल में डीपी जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होता है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए, सर यहाँ पर वीडियो काफी लैग कर रही है। लैग कर रही है वीडियो, चलो कोई नहीं, जितना आपको दिख रहा है उतना देख लो। यहाँ पर हमने पॉज कर दिया है वीडियो को। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी मतलब सर्कुलर फॉर्म में कोइल्स होती है, यहाँ पर भी कोइल्स होती है। अब आपको यहाँ पर देखने में समझ में नहीं आया किस में ज़्यादा है किस में कम है, लेकिन इंटरनली आप लोग यहाँ से थोड़ा सा और समझ पाओगे, अगर थोड़ा सा आप लोग देख पाओ तो। देखिए, एक तरफ ज़्यादा कोयल है, एक तरफ कम कोयल है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है एक्चुअल में। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर अंदर होता है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन कोर, ठीक है। ये होता है। चलो, इतना काफ़ी आपको थोड़ा सा आइडिया देना था, वो आई होप आप सभी को मिल गया होगा आइडिया। सो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बना देना। अगर ये ना बने ना ऐसा आपसे डायग्राम, तो सिंपल सा बनाना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। एंड अगर आप थोड़ा सा इसको मोटा कर दो, तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दो इस तरीके से, तो वो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके बाद एक तरफ कोयल इस तरीके से ज़्यादा बना देना, इस तरफ कम बना देना, ये आपका काम हो जाएगा बस। ओके, इसको आप लोग लिख देना कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये हमारे पास प्राइमरी कोयल है, ये हमारे पास सेकेंडरी कोयल है, ठीक है। बस ये लिख देना। इस तरीके से डायग्राम बनाओगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम के 2 नंबर होते हैं, ध्यान रखना। डायग्राम बहुत सिंपल है, 2 नंबर आप लोग ला सकते हो यहाँ से। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 नंबर तो आपके फ्री के मिल रहे हैं डायग्राम के, और 1 नंबर प्रिंसिपल का, म्यूचुअल इंडक्शन बता दिया आपको प्रिंसिपल, तो 3 नंबर तो आपके यही कंफर्म हो गए। और क्या पूछ रहे हैं वो लोग, लेबल डायग्राम पूछ रहे हैं आपसे, प्रिंसिपल आपको बता दिया, 3 नंबर हमारे हो गए। इसके बाद अभी आपको सारे पॉइंट नहीं आएंगे, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे आपको। फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये नहीं आता है, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं आया आज तक, तो हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। एनी टू एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं, एंड एनी टू रीजन ऑफ एनर्जी लॉस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूला डेरिवेशन समझने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ गई। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, किस किस चीज़ से बना हुआ है, तो बोलना लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है यहाँ पर, प्राइमरी कोइल्स होती है यहाँ पर, सेकेंडरी कोइल्स होती है। ये 3 चीज़ होती है बस, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, बस ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर मान लो कंस्ट्रक्शन आ जाए तो इस तरीके से लिख देना, ठीक है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख रखा है, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, बस। अब लिखने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो, लेकिन इतने में आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत, मतलब इसी से एक रिलेटेड है क्वेश्चन, कि एनर्जी लॉस क्या होते हैं यहाँ पर, एनर्जी लॉसेस। वैसे यहाँ पर हमने शामिल नहीं किया है, अच्छा किया है यहाँ पर। तो एक तो कॉपर लॉस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है। मतलब कॉपर लॉस क्या होता है, जो कॉपर्स होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी डीपी होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, तो वो उसमें से उससे हमारी एनर्जी लॉस होती है। दूसरा ये है कि यहाँ से फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी यहाँ से लीक हो सकता है, तो इसके बीच में हमें गैप बहुत कम देनी चाहिए, तो ये होता है यहाँ से। ओके, तो ये 2 प्रकार के लॉस होते हैं। और कोई पूछे आपसे और क्या एनर्जी लॉस हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपने देखा होगा डीपी वगैरह जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, ठीक है, गुन गुन इस तरह की आवाज़ करती है वो, तो ये इसको बोलते हैं नॉइज़, या फिर हमिंग लॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि नॉइज़, यहाँ नॉइज़ की वजह से भी यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है, नॉइज़। ओके, बाकी हमिंग लॉस इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, इंग्लिश मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको हमिंग लॉस बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये होगा जो हमारा ट्रांसफार्मर था, इतना काफ़ी है। ओके, इतना आप लोग लिख देना।
ये था सर इसकी ट्रांसफार्मर। वर्किंग वर्किंग वगैरह तो नहीं आएगी? वर्किंग आए तो लिख देना ना, वर्किंग एक नंबर की आएगी। वर्किंग में क्या है कि भैया यहाँ से हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स में ज़्यादा टर्न्स होते हैं, इधर कम टर्न होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जाता है, इस फंडे को बोलते हैं मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। एंड म्यूचुअल इंडक्शन के फंडे पे ये काम करता है। एंड हमारे पास एट दी एंड करंट कहाँ पे मिल जाता है, सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास करंट मिल जाता है। ठीक है, बस ये होगी इसकी वर्किंग कंप्लीट। इतना वर्किंग में आपको लिखना अगर आ जाए तो। देखो जो जो चीज़ें आपको आती है ना सब लिख दिया करो, क्योंकि जो आपको आता है वो सही है। आ रहा है समझ में? आप सोचते हो कि कुछ अलग है, अलग नहीं है, वही है बस। इसलिए बोलते हैं कि जो आता है ना अपने को लिख के आओ, गलत हो सही हो लिख के आ जाओ बस। और जो जो चीज़ें आपको आती है बिल्कुल सब लिख दो वहाँ पर, ये रहेगा। बाकी किसी को पढ़ना हो तो यहाँ पर ये पढ़ लेना, ये वाला टॉपिक, फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर रेशो, ये पढ़ सकते हो। सर फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। बाकी थोड़ा सा ये मुश्किल होता है समझाना स्टार्टिंग में, तो ये आपके ऊपर है। ओके, पढ़ना सर चाहो तो इसको नोट्स में दे रखा है सर हमने। बाकी तभी करोगे तब भी आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 5 में से, और पूरे भी मिल सकते हैं, 5 में से 5। चलिए सर तो इसको सर स्टेप अप और स्टेप डाउन का डिफरेंस भी आता है एक। हाँ ये भी आता है, तो एक काम करते हैं इसको भी करवा ही देते हैं, साथ लगे हाथ। ये 2 नंबर में आ सकता है ये, और 3 नंबर में अगर 5 नंबर की बात करें तो वहां से भी बन सकता है, वैसे तो पॉइंट बना के दे सकते हैं, वो तो करवा देते हैं, काम करते हैं। चलो आपको यही बता देते हैं यार, क्या है उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन में। स्टेप और स्टेप डाउन आपको यहीं पे समझा देते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेप डाउन का है। एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप अप, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप डाउन। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर। हाँ हो रही है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में क्या बोलोगे कि स्टेप अप की अगर हम लोग बात करें, ये अप नहीं है ये डाउन है। स्टेप अप जो बनेगा उसमें क्या होगा, हमारी प्राइमरी कोयल के जो टर्न होंगे, टर्न बोल दो या फिर आप लोग कोयल्स बोल दो, तो इसमें प्राइमरी कोयल्स में स्टेप अप की अगर हम लोग बात करें तो स्टेप अप में इसमें प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल, हमारा सेकेंडरी कोयल में जो टर्न होंगे तो किस में ज़्यादा होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे। और स्टेप डाउन की अगर हम लोग बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, प्राइमरी में ज़्यादा होंगे सेकेंडरी में कम होंगे टर्न। ठीक है, टर्न, ये हो जाएगा एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप लोग क्या लिख सकते हो, दूसरा डिफरेंस आप लोग ये लिख सकते हो कि ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, स्टेप अप जो होता है हमारा ये कहाँ पर यूज़ होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा नीड हो, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, पावर प्लांट, पावर प्लांट, पावर प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में। एंड इसकी अगर हम बात करें स्टेप डाउन की, हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक है, इन आवर हाउसेज, हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक है, चार्जिंग वगैरह में यूज़ होता है। तो ये इसका एक डिफरेंस हो गया। ओके, तो 2 डिफरेंस तो हमारे यहीं पे बन गए, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओके, सर ये और क्या लिख डिफरेंस सकते हो आप लोग। इट इंक्रीज द वोल्टेज स्टेप अप में। हाँ, स्टेप अप आप जो होता है उसमें वोल्टेज इंक्रीज होता है, स्टेप डाउन में हमारा करंट इंक्रीज होता है, ये लिख सकते हो आप लोग। वैसे देखो सर 5 नंबर के लायक ही क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनेगा कि आपसे डायरेक्ट यही पूछेंगे, इससे अच्छा तो वो ट्रांसफॉर्मर पूछ लेंगे। बस 2-3 डिफरेंस, 3 याद करके चले जाओ तो कि यहाँ पर इसमें स्टेप अप में हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है, यहाँ पर हमारा करंट इंक्रीज हो जाता है, ये याद करके चले जाओ। ओके, बाकी एक काम और कर देना, इसका डायग्राम वो बना दें कि डायग्राम, तो इस तरीके से आपके वो बन जाएंगे। ओके, ये रहेगा। कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये हमारा हो गया फिनिश। अब हमारे पास एक एलसीआर बचा हुआ इम्पोर्टेंट, एक और आता है हमारे पास क्वेश्चन इम्पोर्टेंट का, ये वाला पी एवरेज वाला। एक पी एवरेज बचा हुआ है इम्पोर्टेंट हमारे पास, एंड एलसीआर बचा हुआ है। चलो ये कर लेते हैं एलसीआर। ये जो ऑब्जेक्टिव्स वाले रहेंगे इसका आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, वैसे तो आपको हमने होमवर्क में दिया था,
तो वो वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वापस करवाएं इस चीज़ को तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा सा गाइड कर देंगे आपको किस तरीके से करना रहेगा। बाकी कल आपके पास पूरा दिन भर है ना, तो आप लोग इसको देख लेना वीडियो को, तो बहुत हद तक आपके सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये देख लेना आप लोग, वीडियो बता देंगे आपको। चलो तो एलसीआर कर लेते हैं। एलसीआर हम नोट से करेंगे, नोट्स नोट्स में एलसीआर करवाया था हमने, याद है हमें। देखिए ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स हमने नहीं बनाए थे, ये स्टूडेंट्स ने बनाए थे। जैसे हमने ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करी थी ना एग्जाम टाइम पर, उस टाइम पर हमने स्टूडेंट से बोल दिए थे कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, हमने गाइड कर दिया था कि ये पॉइंट लिखते चलो, तो उनके नोट्स हैं ये, ठीक है, ये उनके नोट्स हैं। तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप लोग देख लिया करो, कर लिया करो करेक्ट। बाकी इसमें मिस्टेक्स बहुत कम है वैसे तो, बहुत सही नोट्स हैं ये। ऐसे डायनेमो हमारा हो गया था, हाइजेंस प्रिंसिपल समझा दिया था आपको हमने, वेवलेट, वेव फ्रंट, कोहेरेंट सोर्सेस समझा दिया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी वही होता है कि दो वेव्स आती है एक जगह जुड़ जाती है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये आपको थोड़ा सा बताया था हमने, ठीक है, तो थोड़ा सा इनको देख लेना। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो वैसे ये चीज़ तो आपको नहीं करवाई, और वैसे अब टाइम भी नहीं करवाने का, तो हम डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे। ये करवा दिया था आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। हम लोग डायरेक्ट एलसीआर के ऊपर बात करते हैं। एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सर्किट आप सभी को पता है, आप सभी ने एग्जाम दी है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपने अगर छोटे बड़े उठा के देखे हैं तो पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है एलसीआर। अच्छा ये एलसीआर का मतलब क्या होता है पहले तो वो देखते हैं। देखो, एल का मतलब होता है इंडक्टर, एल का मतलब होता है इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कोयल, तो एल से बनेगी कोयल, ये बन गई हमारी कोयल्स इस तरीके से। सी से बनता है हमारे पास कैपेसिटर, ये बन गया कैपेसिटर। आर से हमारे पास बनता है रजिस्टर, या फिर रजिस्टेंस, इसकी कैपेसिटी आप लोग बोल सकते हो रजिस्टेंस, तो रजिस्टर हमारे पास इस तरीके से बन गया। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, एलसीआर कहलाता है। अब आपने एक चीज सुनी होगी, V इजिकल्स टू होता है हमारे पास आई आर, V इजिकल्स टू हमारे पास होता है आई आर। तो आर यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसके लिए तो सही है भैया कि V इजिकल्स टू बन गया आई आर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास VL हो गया, सॉरी VR हो गया, ये हमारे पास VR हो गया, यहाँ पर VC हो जाएगा, यहाँ पर VL हो जाएगा, तो VL VC VR LCR। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, IXL, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा IXC। ये सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं तीन। अब आपको ये एलसीआर सर्किट जो है स्टार्टिंग में बहुत टफ लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ आ गई, आई आ गया, एक्स आ गया, एल आ गया, यहाँ पर ये क्या है ये चीज़। लेकिन आपको बात बताते हैं, ये एलसीआर सर्किट जो होता है ये स्टार्टिंग से ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तब जाके हमें समझ में आता है। लेकिन अब हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम पहले की चीज़ें पढ़ें उसके बाद एलसीआर पढ़ना स्टार्ट करें, हम आपको शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर चीज़ें नहीं आए तो थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यार अपने को बेसिक्स, अपन ने इस चीज़ के बेसिक्स नहीं पढ़े, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। देखो एक पेज का तो है ही है, एक पेज का करना है आपको, सिखा देंगे आपको एक पेज का, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहे हैं आप लोग, बस ये है कहने का मतलब। अच्छा कौन ने एंट्री करी है भैया, एंटर कर लेते हैं इन्हें। पवन राजपूत जी, हाँ। देखो डायग्राम तो सीख गए ना आप लोग, डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम बनाओगे तब भी आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर 2 नंबर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको 1 नंबर 2 नंबर तो मतलब बनाओगे तो 1 नंबर तो कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 नंबर आप लोग मान के चलिए, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा सोचिए अपने बारे में, 2 नंबर आपको मिल गए। अब आप एक काम करिए, क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, एलसीआर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें लिखना किस हिसाब से। ये देखिए, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनवाते हैं आपसे, उसके बाद फेजियर डायग्राम बनवाते हैं आपसे, इसके बाद रेजोनेंट वोल्टेज आपसे बनवाते हैं, रेजोनेंट वोल्टेज आपसे बनवाते हैं, इसके बाद इम्पीडेंस आपसे पूछते हैं, रिएक्टेंस पूछते हैं, फेज डिफरेंस पूछते हैं, और रेजोनेटिंग कंडीशन आपसे पूछते हैं। तो इनमें से हम लोग, हमारे पास 6 कंडीशन है, सबको देखेंगे क्योंकि देखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फेजियर डायग्राम क्या होता है, आपको एक ट्रिक से याद करवा देंगे इसे। देखिए आपको इतना समझ में आ गया कि ये VL क्या है, VL C R, ठीक है।
तो हम लोग आर का तो हमको पता है, वी इजिकल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पर भी आई सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स सी आ जाएगा, यहाँ पर आई एक्स एल आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर आ, हमारे पास कुछ इस प्रकार का इसका अरेंजमेंट होता है। इसको वैसे आप चाहो तो और अच्छे से अरेंज कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो डायग्राम को। इसको भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इतना बना के जाओगे तो भी। देखना, ऐसा करना, ऐसा करना। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा वी एल, वी आर एंड वी सी। अब आप बोलोगे अरे यार इसके हिसाब से अरेंज करें तो यहाँ पर वी एल आना चाहिए था, यहाँ पर वी सी आना चाहिए था, यहाँ पर वी आर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको याद करने की हमने ट्रिक बनाई थी, उस टाइम पे बताई थी। ऐसा याद कर लो, जो चाइना होता है, चाइना, ऐसा चाइना नीचे आएगा। चाइना सबसे नीचे आएगा, इस तरीके से आपको याद करवाया था। तो ये होता है हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर तो आप लोग अरेंज कर सकते हो, यहाँ पर तो फॉर्मूला होता है सिर्फ। तो यहाँ पर चाइना जो होगा हमारा हमेशा नीचे आएगा। ओके, तो इससे आप लोग याद कर सकते हो, एल हमेशा ऊपर, आर हमारा भैया जो बीच का है तो सबसे बीच में आ जाएगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है कि इन तीनों में से किसकी बात माने, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाना है। तो हम लोग एवरेज क्या निकालें इसका। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर नीचे वाले को। ये चाइना से जो झगड़ा हो रखा है हमारा, इस चाइना वाले विवाद को हम लोग समाप्त करते हैं। तो एक चाइना है, एक हमारा एल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन दोनों में से ये ऊपर वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दो। अब चाइना भी कुछ नुकसान पहुंचाएगा इसे वीएल को, तो हम लोग इसे बोल देंगे कि इसका जो एवरेज बनेगा, इसका जो एवरेज बनेगा वो बनेगा वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। ठीक है, अब ये इसकी कहानी खत्म। अब बचा हमारे पास वी एल माइनस वी सी और ये वी आर बचा। अब इन दोनों का विवाद खत्म करवाते हैं। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक काम करते हैं बीच में से निकाल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास जो बनेगा ये बचेगा वी, इसको अगर हम लोग यहाँ से जोड़ जोड़ लें इस तरीके से, एक काम करते हैं बिल्कुल अच्छे से बना देते हैं। तो ये यहाँ से यूँ, यहाँ से इसको इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो ये, तो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वी एल था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वी एल था, तो ये भी क्या आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी, मतलब वी एल माइनस वी सी ये भी हो जाएगा। ये हमारा वी एल माइनस वी सी आया, तो ये भी हमारा वी एल माइनस वी सी आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास वी आर था, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वी आर क्या था, हमारे पास वी आर था। तो ये इसको देखकर आपको क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। तो हमारा एवरेज कैसा जाएगा, एवरेज हमारा कुछ इस प्रकार से बीच में से जाएगा कटते हुए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा एक जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो लगा देनी है यहाँ पर। क्योंकि देखो पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, राइट एंगल ट्रेंगल में। तो राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ से बन गया, तो क्या बोलोगे, तो यहाँ से हमको हाइपोटेनियस निकालना है, ये हमारा हाइपोटेनियस निकलेगा ये बीच का। तो हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू, जो हमारा एवरेज निकलेगा वो बनेगा क्या, जो हमारा एवरेज बनेगा वो बनेगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बस कहानी खत्म। वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, इतना सा कर दो बस। वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, यही तो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यही तो बोलता है पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारी जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर, साथ में बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो बस इसके हिसाब से इस तरीके से बना दो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अपना फेजियल डायग्राम का, आपको 1 नंबर मिल गया। साथ में अगर आप लोग ये लिख दोगे तो ये भी इसके साथ इंक्लूड होता है वैसे तो ये हो जाएगा। अब देखो इतना कर दिया ना आपने, इतना कर दिया आपने, अब आपको आगे क्या करना है वो देखो। सर जो फेशियल डायग्राम आपने बनाया है सर वैसा बनाएंगे जो सर कॉपी में बनाया है कि वैसा बनाना है? कॉपी में क्या बना हुआ है, यही तो बनाया हमने। यहाँ पर देखो ये कैसे, इसे तो बना हुआ बिल्कुल वैसा का वैसे ही। यहाँ पर वी एल माइनस वी सी लिखा हुआ है, यहाँ से निकला तो ये बना वी एल माइनस वी सी, ये रहा सेम वही है। ठीक, दोनों में से जो अच्छा लगे वो बना दो, दो ही सेम ही है वैसे तो, क्या दिक्कत है। ठीक है, बाकी ये लिख देना। अब इम्पिडेंस छोड़ दो, क्योंकि 1 नंबर का इम्पिडेंस आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इम्पिडेंस करना। इम्पिडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं बनता स्टार्टिंग में तब इसको छोड़ के चलो, बाकी दूसरी चीज में आप लोग नंबर स्कोर कर लो। एक होता है ये फेज, फेज एंगल, फेज एंगल, तो ये भी कर लो। अगर आपने डायग्राम बना दिया ना तो आपकी बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी। अब होता है फेज एंगल, फेज एंगल्स ध्यान से सुनना, फेज एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बना है यहाँ पर ये, इसको एंगल को नाम दे दो कुछ भी, थीटा अल्फा कुछ भी, तो हम लोग इसको फाई नाम दे देते हैं, फाई। क्या नाम दे दिया, फाई। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टेन फाई। क्या कैलकुलेट करते हैं, टेन फाई। तो टेन फाई क्या बनेगा बताओ,
टेन फाई हमारा क्या बन सकता है? तो 10 का क्या होता है? पी एच बी एच पी बी। पी एच आप ये बनता है पी बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा जो होता है हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे इस तरीके से हम याद करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको याद करते थे। वही आपको फंडा यहाँ पर लगाना है। इतना तो आपको आना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला। अगर नहीं आता तो देख लो एक बार। पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर हरी हरी बोल, ठीक है। तो पी एच बी एच पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये एक परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये तो ये क्या हो गया हमारा? वी एल माइनस वी सी। वी एल माइनस वी सी परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है? बेस हमारा सबसे नीचे वाला होता है, ये बेस। ये क्या हो जाएगा? वी आर। तो बस ये हो गया आपका, ठीक है। अगर आप इतना भी छोड़ के जाओगे, या फिर आप ऐसा कर दो, ये फाई है, फाई को इधर लिख दो, साथ में लिख दो टेन का इनवर्स, क्योंकि आपको फाइव पूछा, सिर्फ टेन थोड़ी पूछा उन्होंने। तो आप लोग इस तरीके से लिख देना बस, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी यार, इतना भी लिख के जाओगे ना, इतना, तो आपको पूरा एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ये एक नंबर, ठीक है। बस ये टेन इनवर्स को इधर ले आना, ये यहाँ तक भी छोड़ के आ जाओगे, आओगे यहाँ तक छोड़ के आओगे, तो आपको नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि ये रुक जाना नहीं कि एग्जाम है, आपको नंबर मिलेंगे। वैसे मेन एग्जाम में भी नंबर मिलते हैं इसके, ठीक है। आपने आपसे एंगल पूछा था, एंगल आपने बता दिया, तो देखो कितने काम हो गए। इस तरीके से आप लोग 5 में से 4 नंबर ला सकते हो, अगर आपके पास एलसीआर आ जाए तो। बाकी अगर आपको एक नंबर और चाहिए तो इम्पिडेंस कर लीजिए, ये इम्पिडेंस कर लीजिए, ये रहेगा आपके लिए, ओके। सर इसके डायग्राम के साथ कितने नंबर मिलते हैं सर? डायग्राम का एक नंबर यहाँ पे मिलता है, डायग्राम का एक नंबर यहाँ पे मिलता है। अगर आपसे उन्होंने इम्पिडेंस नहीं पूछा है तो इस डायग्राम का वेटेज बढ़ जाएगा, इसका नंबर 2 हो जाएगा, इसका नंबर 2 हो जाएगा, और सबका एक एक रहेगा फिर। सर तो उसका डायग्राम छोटा सा बना सकते हैं सर, कि मतलब थोड़ा बड़ा बनाया जैसे आपने बोला बड़ा बना के तो आओ, मैंने। 5 नंबर में आता है तो बड़ा बनाओ, क्या है, अपनी कॉपी में कहाँ लग रहा है पैसा, ठीक है। बड़ा बना के आओ, बढ़िया, और अच्छे से बना के आना, बिल्कुल व्यवस्थित, ये है। तो एलसीआर भी आपका फिनिश करवा दिया, ओके। एलसीआर अगर क्वेश्चन को एक बार और देखो तो आप लोग, एलसीआर में सर्किट डायग्राम बना दोगे मेन वाला, फेजर डायग्राम आपको सिखा दिया किस तरीके से बनता है, रिजल्टेंट वोल्टेज कंडीशन जो आपको बताया था ना, वोल्टेज कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वो आ जाए तो वे लिख देना। ये इम्पीडेंस वाली कंडीशन जो है, ये आपको नहीं करवाई। रेजोनेटिंग कंडीशन भी वैसे नहीं आती है, फेज डायग्राम तक पूछा जाता है, तो फेज डायग्राम या फिर फेज एंगल जो होता है हमारा, वो कर देना आप लोग, इतना काफी है। सर एक बार फेस एंगल से समझा सकते हैं क्या? सर फेस इसको हाँ समझ बता नहीं देंगे आया। फेज एंगल, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ फेज एंगल यहाँ पर देख लीजिए वापस, काम करते हैं वापस स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो हमने क्या किया था, ऐसा ऐसा इस तरीके से आपको याद करवाया था। यहाँ पर आएगा वी एल, यहाँ पर आएगा वी आर, यहाँ पे आएगा वी सी, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई होगी पहले, तो ये यहाँ पर बनेगा हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास? वी एल माइनस वी सी। एंड लास्ट में अब इन दोनों की लड़ाई करवा दो आप लोग, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना दो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वी आर है, तो यहाँ से एक हमारे पास रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्ट, रिजल्ट हमारा, इसको वी बोल दो आप लोग, वी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर इसकी वैल्यू वी एल माइनस वी सी है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वी एल माइनस वी सी। बस ये आपका फेज एंगल बन गया, यहाँ पे आप लोग पाई बना दो, ठीक है। अगर आपसे एंगल पूछा है उन्होंने, एंगल पूछा है तो टेन फाई ले लो आप लोग। टेन फाई क्या होता है? पी एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? वी एल माइनस वी सी, और बेस क्या है हमारे पास? वी आर। अब आपको एंगल पूछा है तो फाई को इस तरफ ले आओ, टेन को टेन इनवर्स कर दो इसको, यहाँ पर वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, यहाँ पर वी आर हो जाएगा, खत्म यहाँ पर, इस तरीके से। सर बोलो। सर फेज एंगल और फेज डायग्राम ही करना है बस। फेज एंगल एंड फेज डायग्राम, फेज एंगल और अलग होता है, फेज डायग्राम अलग होता है। ये फेजियर डायग्राम, फेजियर भी बोल सकते हो, फेज एंगल फेज डायग्राम भी बोल सकते हो इसे। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, या फिर फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, दोनों एक ही होता है, तो ओके। सर क्या क्या करना है इसमें एचसीआर में? सबसे पहले वही तो बता रहे थे आपको, देखो ये चीजें यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम जो मेन वाला है वो बना देना, बहुत ईजी है। फेजियर डायग्राम जो भी आपको यहाँ पे बताया था लेफ्ट साइड में, इसके बाद रिजल्टेंट वोल्टेज जो भी आपको बता दिया था हमने, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो, कहाँ गया ये देखो, ये ये वाली कंडीशन, ये वाली, ठीक है,
VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, इतना सा कर लेना। यहाँ से इतना इतना कर देना, बस इतना ही बहुत है। ये लिख के आओगे रिजल्टेंट वोल्टेज कंडीशन, ठीक है। इसको छोड़ देना, इसको मत देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है। इस तरह से आप लोग थोड़ा देख लो ये रिजल्टेंट। अगर आप कोई कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फिर से नोट में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस इसको नोट कर लो, रिजल्टेंट वोल्टेज V स्क्वायर, इस तरीके से लिख लो इसे। रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज कंडीशन, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज, इसको वोल्टेज कर लो, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज। इसके बाद फेजर डायग्राम आपको सिखा दिया इस तरीके से, फेज एंगल सिखा दिया आपको इस तरीके से, और ये बनाना सिखा दिया। तो 4 पॉइंट तो आपको तैयार करवा दिए 5 में से, ठीक है। तो ये रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी करवा दिया आपको। सर रे ऑप्टिक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर कल होगा? हाँ, उसको हम कल ही देखेंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि बाकी टॉपिक हम जो छोटे मोटे बचे हुए हैं उनको फिनिश कर लें। लेंस वेंस में बहुत टाइम लगता है, और अभी देखा हमने लेंस आया ही नहीं, क्या मतलब निकला करने का इतना। MP बोर्ड नहीं दिया, कोई सा भी लेंस नहीं दिया था। तो देखो ऑप्टिक्स में ऐसा, सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, लेकिन रियलिटी आपको बताते हैं हम। ऑप्टिक्स ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स, जैसे आप तो हमारे गाइडेंस में हो तो आपको हम थोड़ा बता देंगे। ऑप्टिक्स में आप लोग लोड मत लो, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑप्टिक्स समंदर है और आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ऑप्टिक्स में आप जाओगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और कुछ नहीं कह सकते कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि ऑप्टिक्स को अभी थोड़ा सा रहने दो। बाकी जो चैप्टर्स है उनको अच्छे से लोड लेके पढ़ लो। देखो मैंने क्या किया, आपको ध्यान से सुनना, मैंने आपका कितना स्मार्ट वर्क करवा दिया। मैंने आपको ऑप्टिक्स में दो चीज़ें होती है, एक होती है रे ऑप्टिक्स, एक अलग यूनिट होती है, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो मैंने वेव ऑप्टिक्स आपको पूरी करवा दी, ठीक है। यहाँ पर हमको मैंने कोहेरेंट सोर्सेज करवा दिए, इसके अलावा मैंने आपको वेवलेट वेव फ्रंट करवा दिया, हाइजेंस प्रिंसिपल करवा दिया, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन करवा दिया आपको। तो चार जो पिलर होते हैं इसके, वो चारों करवा दिए। तो अगर ऐसा हुआ कि रे ऑप्टिक्स के और में आ गया वेव ऑप्टिक्स, तो आपका मैंने ये कवर करवा दिया ताकि आप और वाला कर दोगे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स थोड़ी सी ऐसी है कि बहुत सारे टॉपिक है उसमें यार, कितने करोगे आप लोग। तो इसलिए मैं सर बोल रहा हूँ सिंपल कि माइक्रोस्कोप तो सर इजी है काफी उसमें, आपकी वीडियो माइक्रोस्कोप, देखी थी मैंने। हाँ तो वैसे करवा भी देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो मेन एग्जाम हुई थी शायद उसमें आए नहीं थे ना, ये माइक्रोस्कोप वगैरह, टेलीस्कोप नहीं वगैरह। सर उसमें हाँ नहीं है। सर, नहीं नहीं आया आया था। था वो। तो हाँ उससे सर, नहीं आया दिमाग था। खराब हो गया मेरा भी कि कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसको करने से। तो ये थोड़ी सी MP बोर्ड ने पिछले 2 सालों में ट्रेंड फॉलो नहीं किया इसको, नहीं तो पहले बहुत आते थे ये टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह। सर तो इसमें फॉर्मूला टाइप करने के लिए आता है ना? हाँ, लेकिन बट सर प्रॉब्लम, पिछले बार नहीं आया था, शायद इसमें दे दे। देखिए रिस्क है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितना समय इसमें देने वाले हो। और ये चीज़ें ऐसी है, चलो एक काम करेंगे, इसके डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे कि कम से कम आ जाए तो हम थोड़ा बहुत लिख के आ सकें इसके ऊपर, ठीक है। सही क्योंकि सर इसके जो सही। फॉर्मूला होते हैं, आप सभी ने अगर ट्राई किया हो तो आपको भी पता है कि थोड़े से पेचीदे होते हैं इसके फॉर्मूलाज, और उनको समझने के लिए हमारे बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अब यहाँ पर बेसिक हम ज़्यादा सोच नहीं सकते बेसिक के बारे में, क्योंकि अब समय हमारे पास नहीं है। तो अगर हम इसे थोड़ा छोड़ दें तो वो सही रहेगा अभी हमारे लिए। इसका वेटेज देख लो आप लोग, तो कितना कुछ है उस हिसाब से आप लोग अगर बात करें। देखो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको थोड़ा हटा दो हम लोग। और बाकी ये बात हुई हमारी 2 नंबर और 3 नंबर की, तो यहाँ से कंफर्म है कि यहाँ से वे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, रे ऑप्टिक्स से बने ना बने, लेकिन वे ऑप्टिक्स से कंफर्म है। ओके, अब 5 नंबर का यहाँ से सवाल उठता है कि ये यहाँ से क्या होने वाला है, ये सवाल है। अब ये जो 5 नंबर का सवाल यहाँ से उठ रहा है, अब इसमें दिक्कत ये फंस रही है कि बहुत सारे क्वेश्चन है। आप देखो इतने सारे क्वेश्चन है, 30 यहाँ पर है और लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है, तो इतने सारे क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा। आ रही है बात समझ में आप सभी को, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि तो ऑप्टिक्स को ये छोड़ तो दो, सर कंफर्म बिना नहीं है ऑप्टिक्स ना? करे भी, ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहे, रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स को अगर आप छोड़ दोगे तब भी आपके यस। नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। रे ऑप्टिक्स को अगर आप लोग छोड़ दोगे ना,
तब भी आपके काम हो जाएगा वे ऑप्टिक्स से, मैं ये मानता हूँ आपका। बाकी चैप्टर को अच्छे से कर लो बस, इसके पीछे मत भागो वे ऑप्टिक्स के पीछे, क्योंकि ये बहुत पेचीदी चीज़ है। ये इसमें घुस जाओगे ना तो आप निकल ही नहीं पाओगे 2 दिन तक, ऐसा ही है। बाकी मैंने आपको वे ऑप्टिक्स करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। रे ऑप्टिक्स में हम जाएंगे, कल जाएंगे इसमें रे ऑप्टिक्स के अंदर। और रे ऑप्टिक्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लें। एक 5 नंबर में हम लोग रिस्क लेने वाले हैं। 5 नंबर में रिस्क हम लोग ये लेंगे कि जैसा हमारा हमको सबको पता है कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें से हम लोग डायग्राम थोड़ा सा फोकस करेंगे डायग्राम के ऊपर, एंड उनका जो आउटपुट आता है लास्ट में जो आंसर आता है उनको हम लोग सीख लेंगे कि बीच में हम लोग कुछ भी लिख सकें, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम लोग करेक्ट कर दें। तो इससे हमारे लगभग 5 में से 3 नंबर कवर हो जाएंगे। तो हमको ये करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम लोग स्मार्ट वर्क के साथ कल करेंगे, ओके, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को। लेकिन जो बाकी चीज़ें अभी हमारे पास बच रही है उनको कर लेते हैं। डायग्राम की वैल्यू बहुत होती है, 2 नंबर आपको डायग्राम के मिलते हैं। और थ्योरी लिखना सिखा देंगे आपको, थ्योरी कैसे वगैरह लिखना है। सर इसमें 5 नंबर में जैसे कि ये प्रिज्म वगैरह का जो फॉर्मूला था वो ड्राइव करने के लिए इस बार आया था, उसी को दोबारा मतलब 1-2 बार करवा सकते, उसी को करवा देना। वही सर करवा लेंस देंगे, मेकर ठीक है फॉर्मूला भी प्लीज। आया था थिन लेंथ का। यही तो आपको बता रहे हैं, इसमें इतने सारे टॉपिक हैं कि अगर क्या क्या करवाएं आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला भी आता है, मिरर फॉर्मूला भी आ सकता है, प्रिज्म आ सकता है यहाँ से। इसके अलावा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पावर ऑफ लेंस वाला क्वेश्चन बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप सर कंपाउंड बहुत लोग माइक्रोस्कोप। बोलते हैं सर कि सर थोड़ा पेपर रिपीट भी होता है वैसा इसमें। रिपीट होता है, लेकिन आप लोग प्रीवियस उठा के देखो, पिछले 5 साल में करवा दो। हमेशा कुछ ना कुछ अलग चेंज करके दिया इन्होंने। और अभी पिछले 2 साल से तो छोड़ ही दिया इन्होंने, सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह देना ही छोड़ दिया इन्होंने। वही सर। थोड़ा सा इसको अपन समझेंगे बाद में, कल देख लेंगे इसको, लेकिन अभी भाई जो भाई बाकी ये वाला टॉपिक्स। पेपर रिपीट हो सकते हैं जो अभी हुआ अभी दिया था। मेरा एग्जाम वो रुक जाना नहीं, में उसके कुछ क्वेश्चन सिमिलर आ जाए, हाँ, क्योंकि हो कई लोग सकता है ऐसा बोल रिपीट, रहे थे। एमपी बोर्ड में रिपीट आते होते हैं हैं क्वेश्चंस, तो रिपीट होंगे, कुछ ना कुछ सर। क्वेश्चंस तो ये वहां बताइए से आएंगे। सर, जो कॉपी रहेगी तो थोड़ा इजी चेक होती है सर, एकदम ही वैसे चेक होगी जैसे कभी हुई है। कॉपी इजी चेक होती है, रुक जाना नहीं हो, सप्लीमेंट्री कॉपी इजी चेक होती है। वो चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो जाते हैं एग्जाम देने और करके ही नहीं आते हैं, 2 पेज भर देते हैं बस स्टार्टिंग के, ऑब्जेक्टिव वाले मन से तुक्के लगा के, एंड छोड़ देते हैं पूरा। तो क्या नंबर दें उनको? तो ये रहता है। बाकी सर मैं कुछ ना तो कुछ लिख के आओगे तो इसकी बिल्कुल एक्सरसाइज, आपको नंबर मिलेंगे। सर इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं है, फिर आवाज़ तो नहीं आ आराम रही से है, ये हो जाएगा सर। क्या बोल रहे हो? थोड़ा क्लियर बोलो। सर एक बार इसकी मतलब एक्सरसाइज एक्सरसाइज अगर हो गई ना सर इसकी, तो फिर तो इजीली क्रैक हो जाएगा। हम्म एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत। देखो अब आपको सुन लो आज क्या क्या करवा दिया हमने। अब आपको ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर जो पढ़ा है ना उतना पढ़ लो, इसके अलावा आपको इसको छोड़ देना है बिल्कुल। पूरा करवा दिया हमने इसको अच्छे से कवर। एंड बात करें अगर हम लोग, ये तो नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया 2-3 नंबर वाला तो यहाँ से ऑप्टिक्स में से वे ऑप्टिक्स आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है। वे ऑप्टिक्स आप लोग पूरा कर लिया है हमने। जैसे हमने आपको यहाँ से हाइजेंस का प्रिंसिपल करवा दिया हमने आपको, ठीक है। यहाँ से हमने आपको इंटरफेरेंस की जो नेसेसरी कंडीशंस होती है वो करवा दिया है। इसके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं वो समझा दिया, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं वो समझा दिया, हाइजेंस का प्रिंसिपल आपको समझा दिया, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई है। बाकी कुछ और देख लेंगे इसमें जो भी बनेगा वो। तो वे ऑप्टिक्स हमने आपको करवा दिया है। यहाँ से भी हमने आइसो बार इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन करवा भी दिए। सर आए थे इस बार 2 नंबर पे। क्या हो गया? सर 2 नंबर पे सर आइसो बार का भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज आइसो बार, वो सब भी रिपीट वो हो सकता उससे है क्या? आता है, एटम एंड न्यूक्लियाई से आता है, वो तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइसोटोप एंड सर 5 नंबर में सेल्फ इंडक्टेंस भी आया था शायद से। सुनो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने ये कर लिया है, इधर से हमने आपको एसी करवा दिया है, एलसीआर करवा दिया है, एसी डायनेमो करवा दिया आपको ना। इसके अलावा ट्रांसफार्मर करवा दिया, एलसीआर करवा दिया है। एंड यहाँ से 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको कर लेंगे। एंड इधर से अगर हम बात करें तो इधर से तो नहीं करवाया आपको है ना। इधर से ये वाला छुड़वा दिया अभी चैप्टर हमने, मूविंग चार्ज वाला, कोई मतलब नहीं है इसको करने से। यहाँ से अच्छा खासा करवा दिया आपको हमने, ये करवा दिए 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले करवा दिए। सर जो नेचर ऑफ, एटम और न्यूक्लियाई का चैप्टर था सर, आपने तो वो छोड़ दिया है हाँ वो एटम मतलब। निकला नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें से, सो इसलिए आपको नहीं करवाया वो। एक काम करते हैं, ये चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं अपन। ये एसी डायनेमो वाला जो चैप्टर है हमारा उसको फिनिश कर लेते हैं। उसमें से ओके हमारे सर। पास 2 क्वेश्चन बचते हैं 5-5 नंबर वाले जो आते हैं, तो उनको कर लेते हैं। एसी डायनेमो वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं।
तो ताकि अपना ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, टेंशन खत्म 5 नंबर की। ये पी एवरेज वाला क्वेश्चन है, इसको करवा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, साथ में इजी भी है, और फराडे लॉ भी इजी है, मतलब दोनों क्वेश्चन इजी है, हो जाएंगे, अभी कर लेंगे हम लोग। पी एवरेज वाला कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये? पी एवरेज 4th नंबर का ना। इसको ध्यान से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी एवरेज वाला, बहुत इजी भी है, डिराइव करना तो आसानी से हो जाएगा। डेरिवेशन है छोटा सा, बाकी अगर आप थोड़ा सा दिमाग से करोगे तो हो जाएगा ये। देखो जो चीज़ें आपको आती है वो कोशिश ये करो कि उसको और अच्छे से करो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको दिक्कत आ जाएगी नहीं तो, इसलिए जो चीज़ आती है उसको अच्छे से करो। देखो ये डेरिवेशन है इतना सा, तो करवा देते हैं इसको। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ फुल साइकिल। लेट ये कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास? फाइंड द मीन वैल्यू, नहीं ये नहीं है, पी एवरेज वाला क्वेश्चन चाहिए हमें तो। ये रहा 3rd नंबर वाला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर की बात करें अगर हम लोग तो लगभग 3 से 4 बार तो ये आया हुआ है पिछले 10 सालों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही बार आया होगा ये प्रीवियस ईयर में। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोलता है समझो थोड़ा सा। आपको एक कंडीशन दे रखी दे देते हैं वो कि पी एवरेज इक्वल्स टू, ये ए वी का मतलब होता है एवरेज, पावर का एवरेज जो होता है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। इसको प्रूव करके बता दो, वो ये बोलते हैं। तो अपने जो घरों में पावर आती है, पावर क्या होती है? पावर एवरेज पावर आती है हमारे पास, ठीक है, एवरेज पावर आती है। तो पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, ये याद रखना, पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास वी इंटू आई। तो पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है। सो स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। सो अब आप लोग यहाँ पे देखना, थोड़ी चीज़ें याद करने की भी रहेगी आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें टाइम दे सकते हो। सो पावर का फॉर्मूला हमें समझ में आया, वी इंटू आई होता है। मान लो आप भूल जाते हो, नहीं आता आपने को पावर का फॉर्मूला, तो आप कैसे करोगे? आप लोग यहीं पर देख लेना, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा लेना, यहाँ से इसको देख देख के समझ जाना कि हाँ पी एवरेज इक्वल्स टू होता है वी इंटू आई, ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो पावर एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा, उसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। तो इसके एक इक्वेशन बनती है हमारे पास, अगर किसी ने देखी हो इस प्रकार की इक्वेशन, सो इक्वेशन हमारे पास ये बनती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये ओमेगा क्या है, टी क्या है, वी नॉट क्या है? तो वी नॉट जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट चीज है ये। ओमेगा टी, तो ओमेगा जो है यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे हमारे घड़ी जो होती है, जो घड़ी होती है टाइम दिखाती है, उसमें जो कांटा लगा होता है, सुई का कांटा, वो सर्कुलर फॉर्म में घूमता है, तो उसकी वेलोसिटी जो मेजर करेंगे उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा उसका काम करता है, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, इस तरीके से बनता है ओमेगा। और यहाँ पर टी है फिर टाइम। तो ये वी की बना दी अपन ने, मान लिया हमने, ये लेट करके चल रहे हैं, लेट मान लिया ऐसा। अगर ये है तो आपको आई की कंडीशन इस तरीके से बनानी रहेगी। आई की जगह पर क्या आ जाएगा, वी नोट की जगह पर आई नोट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी की जगह पर ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। या तो आप प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, दोनों जगह चल जाएगी, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा माइनस लगाओ। हम इसलिए कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा वी आगे चल रहा है और आई हमारा पीछे चल रहा है। वी हमारा आगे भाग रहा है, आई हमारा पीछे चल रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, फेज में डिफरेंस कर दिया थोड़ा सा, ये आगे चल रहा है, ये थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ये हमने कर दिया। अब करना क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपको पता है पावर एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके। सो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी नोट का मल्टीप्लाई इससे किया। सो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने अगर मैथ्स में पढ़ा हो, अगर हम लोग साइन, हमारे पास दो साइन है, जैसे यहाँ पर भी साइन आ रहा है, यहाँ पर भी साइन आ रहा है, तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसका 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन है साइन बी, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर एक इसको मानेंगे,
ए इक्वल हमारा हो जाएगा ओमेगा टी के, और बी जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव के बराबर। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, जो चीज़ कैंसिल हो रही है जैसे माइनस से माइनस, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर दोनों प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर टू ओमेगा टी कर दो, यहाँ पर माइनस फाइव कर दो। अब आपको लग रहा होगा अरे यार इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें तो हम भूल जाएंगे, गलती हो जाएगी, क्या होगा, एक बार गलती हो जाती है तो आगे भी गलती हो जाती है, ऐसा बोलते हैं मैथ्स में कि अगर आपने एक स्टेप गलत कर दी तो आगे भी स्टेप गलत होगी। तो ऐसा इसमें नहीं होगा। मान लो आप यहाँ पर गलत सलत कर देते हो और कॉपी चेक करके आपकी नज़र यहाँ पे नहीं जाती है, तब भी आप अपना आंसर करेक्ट ला सकते हो। कैसे, वो देखो यहाँ पर आपको लास्ट में बस ये चीज याद रख लेनी है, ये वाली, कि यहाँ पर वी नोट आएगा, आई नोट आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर वी नोट आएगा, आई नोट आएगा, बाकी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यह आएगा, और साथ में क्या आएगा यहाँ पर, टू से इसका मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। अब ध्यान से सुनना आप लोग सभी, एक चीज हम लोग चेंज करेंगे और डेरिवेशन हमारा फिनिश हो जाएगा। अब देखो, इन अ कंप्लीट साइकिल cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बिकम 0, सो एवरेज पावर ऑफ AC इन अ कंप्लीट साइकिल इज, इस तरीके से बनेगी। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं एंड आपको यहाँ से फिर से थोड़ा सा बताते हैं कि हमने यहाँ से क्या किया था। यहाँ पर हमने वैल्यूज रखी, टू ओमेगा टी है वो कैंसिल हुआ, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख दी। सो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार की, यहाँ तो हमने वही चीज़ करी है, ये जो चीज़ है ना ये तो वही वाली है, ये वाली स्टेप है, तो ये वाली और ये वाली स्टेप तो सेम ही है, वैसे रिपीट कर दी हमने, कोई मतलब नहीं था। आपकी जो मेन स्टेप होगी, ये चीज़ अप्लाई करने के बाद आपकी जो मेन स्टेप बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर बनेगा वी नोट आई नोट बनेगा, साथ में 1/2 आएगा यहाँ पर एडिशनली, एंड यहाँ पे आएगा कोस फाइव माइनस कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ध्यान रखना, कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप क्या करना है, इसको जीरो कर देना, वैसे चाहो तो आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा वैल्यू आपकी, इसको जीरो कर देना। क्यों जीरो कर देना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, कंप्लीट साइकिल की, तो बोलना कंप्लीट साइकिल में ये जो चीज है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर जीरो रख देंगे। अब यहाँ पर अगर हमने जीरो रख दिया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा हमारे पास, बस हो गया प्रूफ। अब आप लोग बोलो कि हमारे पास अपॉन में 2 है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू रख सकते हैं, तो इसको एक रूट टू दे दो, एक इसको रूट टू दे दो। अगर आपने इसको भी रूट टू दे दिया, इसको भी रूट टू दे दिया, तो हमारे पास एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक हमारे पास कोस फाइव बनेगा। बस इतना सा करना है आपको, एंड इसके बाद डायरेक्ट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो लिख देना है कि भैया हमारे पास वी नोट अंडर रूट टू जो होता है उसकी वैल्यू तो होती है VRMS, आई नोट अंडर रूट टू की वैल्यू होती है IRMS, और कॉस फाइव यहाँ पे आ जाएगा। ये करना है आपको। अब आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ से इजी लग रहा होगा कि एक बार अपने यहाँ तक पहुंच जाए, उसके बाद तो हम कर देंगे। ठीक है, इसको देख के तो कर देंगे कि ये आ गया हमारे पास, ये आंसर एक बार आ गया तो हम इसके बाद तो कर देंगे, रूट टू ही तो लगाना है इसमें, ये कर देंगे। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे, बीच में हमें दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग में भी दिक्कत नहीं आई हमको, तो हम ये कर सकते हैं कि यार इसको थोड़ा सा याद कर लें, ये वाले स्टेप को रट लेंगे। अगर आप ये वाले स्टेप रट लेते हो तो बीच में जो भी आपको खिचड़ी पकानी है वो पका सकते हो। स्टार्टिंग की स्टेप याद कर लो, कौन सी वाली, ये वाली, पावर एवरेज ये होता है, वी की इक्वेशन हमने ये मान ली, आई की इक्वेशन ये मान ली, ये हमने मान लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट खिचड़ी पका देना अपने हिसाब से, एंड लास्ट में आप लोग यहाँ से फिर से ट्रैक पकड़ लेना, ये वाला कर कर आके अपना आंसर ले आना, बस। ठीक है, ये कर सकते हो आप। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बीच की स्टेप मुश्किल है थोड़ी सी, बाकी एंड भी इजी है और स्टार्टिंग भी इजी है, बस ये चीज़ है, आपको ये बताना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चन तैयार करके रखो कि अपने 5 नंबर यहाँ से कहीं ना जाए। बताइए, हो समझ में आ गया? सर थोड़ा लास्ट का समझा दीजिए एक बार। नहीं आया सर नहीं आया, बहुत टफ है अभी। सर, टफ लग रहा है। चलो करते हैं इसको, कुछ देखेंगे ध्यान से, फिर से एक बार फिर से समझा रहे हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि देखो एक बार अपने को टफ लगा है, लेकिन दूसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ तो इजी लगेगा अपने को ना। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे कि बता दो इसको प्रूव करके, ओके, इसको प्रूव करके बता दो। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि हमें पता है कि पावर जो होता है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हम मान लेते हैं वी की इक्वेशन क्या बनती है, वी नोट साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये इक्वेशन आपने इसकी मान ली, तो अब आपको इसको गारंटी के साथ ये मानना पड़ेगा कि इसकी इक्वेशन बनेगी आई नोट साइन ओमेगा
t -5, ठीक है, -5 करना पड़ेगा, इसको क्या कर लेते हैं, -5, ठीक है। ये अब ये चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ये इसके साथ -5 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आपको लिखना है यहाँ पर अपने हिसाब से इनका मल्टीप्लाई जैसा बने वैसा कर देना, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर मतलब ऐसा कर देना 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसका ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वो करके लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको ये वाली कंडीशन लेके आ जानी है। यहीं पर दिखा देते हैं यार, ये देख लो, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन लिख के आ जानी, ये वाली कंडीशन। अब ये वाली लाइन आपको याद करनी है। आप कॉपी पेन लेके बैठे हो क्या, लेके बैठे हो तो इसको नोट करो पहले, तो इस लाइन को आप लोग नोट करो, क्योंकि आपको इसकी याद करनी पड़ेगी इस स्टेप को, ये वाली स्टेप आपको याद करनी है। क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा लेग हो रहा है हमारा लैपटॉप, देखो यहाँ पर। तो आपको लास्ट में ये कंडीशन को याद कर लेना है, ये कंडीशन याद कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन याद करने के बाद आप क्या करना, आप बोल देना कि इसकी जो वैल्यू है, इतने इतने की जो वैल्यू है, इसको आप जीरो कर दो, इसको क्या कर दो, जीरो कर दो। अब इसको जीरो क्यों किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्लीट साइकिल की, ठीक है। अपना जो एसी करंट है वो क्या चलता है, ऐसा 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 ऐसा, तो कंप्लीट साइकिल का मतलब है यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये एक बन गई कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कर देना आप लोग, तो यहाँ पर जीरो आ गया। अब बचा हमारे पास, इससे इतना इतना बच गया हमारे पास। इसको क्या करोगे, इसको अरेंज कर लो कि ये जो 2 है इसको √2 दे दो, इसको √2 दे दो, तो इस 2 का काम खत्म। तो इसको बोल दो VRMS, इसको बोल दो IRMS, और ये cos फाई तो हमारे पास चलेगा ही चलेगा। आई बात समझ में, ऐसा ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, आप कुछ पढ़ा इजी बताओ, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो बिल्कुल कॉपी पेन ना लें और बस देखते रहें और समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डेरिवेशन है ये, तो डेरिवेशन की तरह आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बीच में आपको एक छूट दे दी हमने कि बीच में अगर थोड़ा बहुत करना रहे आपको गलती वलती तो कर सकते हो। सर अगर मान लीजिए बीच में थोड़ा बहुत गलत रहा तो चल जाएगा ना? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपने बोला कि वो बीच का याद कर लो, आपने जो बताया था हाँ वो वाला देखो, याद कर सबसे लो। पहले तो स्टार्टिंग की स्टेप अच्छे से लिख देना, है ना, और यहाँ से आप फिर से पकड़ लेना ट्रेन, बस हो गया काम। वैसे एक दो लाइन और है यहाँ पर भी, अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्या है इसमें, ये फॉर्मूला है यहाँ पर, लास्ट में यही तो किया आपने, ये ठीक है, तो बस ये है और क्या। डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीच में कुछ ना भी लिखो, छोड़ दो पूरा, ये लिख दो तब भी तो सही है, क्या दिक्कत है उसमें, आपने डायरेक्ट कर दिया और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा इसको बड़ा चढ़ा के लिखना, अच्छा लाइन छोड़ छोड़ के लिखना वहां पर, ओके। जैसे यहाँ पर अपॉन में 2 लिख दिया तो अगली लाइन से स्टार्ट करो फिर, ठीक है। हमने तो यहाँ पर भी नीचे लिख दिया, लेकिन आप लोग अगले पेज से स्टार्ट कर देना, ऐसा कुछ कर रहा है करना आप लोग, है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा ये, क्योंकि डेरिवेशन तो ऐसा तो 5 नंबर लायक नहीं है, ये 4 नंबर लायक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे तो 5 नंबर लायक हो जाएगा ये। तो ये भी हमारा डेरिवेशन हुआ कम, इसको कर लेना, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पी एवरेज वाला। सर ये लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये वाली तो हो रही है एक्चुअल। सर ये कब तक आ जाएगी यूट्यूब में? देखते हैं, टाइम लगेगा इसमें, कल सुबह तक आ पाएगी है। ओके सर, वैसे मतलब अभी देख लेंगे आप सर एक बार। वैसे अभी आप पढ़ोगे भी नहीं, 10 तो यहीं बच जाएगी आप। तो कल ओके, सर एक बार देख लेंगे इसको फिर। हाँ देख लेना। सुनो, यहाँ से यहाँ पर पी एवरेज वाला हमने इस तरीके से बता दिया, एंड हाँ ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कवर हो गया हमारा। एक और बचता हमारे पास, मतलब ये चैप्टर का तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए इंपॉर्टेंट वाले, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे पास ईएमआई वाला चैप्टर और होता है, तो उसमें से एक काम करते हैं, आपको लेंस लो करवा देते हैं, क्योंकि वो इजी होता है, थ्योरेटिकल है, 2 नंबर 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है वो, और इजी तो है, वो करवा देते हैं आप। और थ्योरी है वो तो पूरी आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको फैराडेस लॉ समझाने पड़ेंगे, फैराडेस लॉ आपको समझाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसको रहने दो फिर, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम लगभग अपना 9:14-15 हो चुकी है। इससे अच्छा कुछ छोटे मोटे टॉपिक देख लेते हैं, आप भी लगभग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, तो छोटे छोटे टॉपिक देख लेते हैं जो फटाफट फिनिश सर हो एक जाए। बार सर सेल्फ इंडक्शन समझा सर एक दीजिए। बार चैप्टर देख लीजिए अपने चैप्टर तो देखो, हाँ अपन चैप्टर वाइज अभी नहीं चल सर रहे, एक थोड़ा बार सा सेल्फ जो इंडक्शन टॉपिक समझा अपने दीजिए, पास आ सही बोल जाए, रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारे टॉपिक अभी अपने बच रहे हैं थोड़े से, और फैराडेस लॉ बच रहा है अपना, लेंस लॉ बच रहा है,
तो इनको थोड़ा सा देखेंगे, इसमें टाइम लगेगा अपने को। और हम सोच रहे हैं छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उनको फिनिश कर लेते हैं, जो इजीली हमको समझ में आ जाए। ओके, क्योंकि अब टाइम लगभग हो चला है, अपनी भी एनर्जी फिनिश हो चुकी है, आपकी भी एनर्जी लगभग अब फिनिश होने ही वाली है ना। तो कुछ अच्छी ऐसी बात कर लेते हैं जिसका काम आए आपको। देखो, थोड़ी सी यहाँ पर आ जाओ। ये सारे 5 पेज की ये पीडीएफ है, ठीक है, ठीक है, 5 पेज की पीडीएफ है। इसमें जितना शॉर्ट में जितनी समरी वाइज अपने को समझाना था वो सब समझा रखा है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। इसमें एक कॉइल होती है, इसमें 2 कॉइल होती है, इसकी यूनिट हेनरी होती है, इसकी यूनिट हेनरी होती है। एडी करंट तो वैसे रिड्यूस हो चुका है आपका, लेकिन अगर आपको आ जाए तो पूछ लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो होते हैं ट्रेन वगैरह में जो ब्रेक लगते हैं वो एडी करंट की हेल्प से लगते हैं। और ये इक्वेशन आपको बताई थी अभी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से आप लोग सर एंगल आप में ये प्लस भेज माइनस कर दीजिएगा, ये सकते हो। भेज दीजिएगा सर। ये सब भेज चुके हैं, अपना टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर देखना थोड़ा सा, सब मिल जाएगा ऊपर। वाटलेस करंट क्या होता है, पी एवरेज क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बहुत छोटी सी पीडीएफ है, 5 पेज की तो है ही है। तो आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं 7-8 चैप्टर्स वो सारे कवर हो गए इसमें। ये देख लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है, लोरेंज फोर्स क्या होता है, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सर आप वो गैल्वेनोमीटर। पढ़ाएंगे क्या सर वीट ब्रिज के बारे में? व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में यस किरचॉफ सर। लॉ पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे, किरचॉफ लॉ के साथ ही पढ़ा देंगे। सॉल्ट ब्रिज सर। सॉल्ट ब्रिज भी तो वही है, यही तो कंडीशन है, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की बोल रहे हो, सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ये केमिस्ट्री में होता है सॉल्ट ब्रिज, क्या है वो तो? केमिस्ट्री का भैया सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक जहाँ पे बार पढ़ते हैं हम सर, लोग। सारे चैप्टर का एक बार रिव्यू दे दीजिए कि कौन कौन से अपन ने कर लिए हैं टॉपिक चैप्टर और कौन कौन से रिमेनिंग है। चलो ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के साथ। तो यहाँ से जो हाईलाइट कर रखे क्वेश्चन हैं, इनमें से हमने जो पहला वाला क्वेश्चन है ये नहीं किया है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। एंड इसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी वाला करवा दिया आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वाला करवा दिया। क्वांटाइजेशन सर, सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये तो इजी है बहुत। हाँ, तो वो थोड़ा सा कर लेना आप लोग। एंड ये देखो 2 नंबर के लिए सही है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सर इलेक्ट्रिक अभी लाइन टाइम से है, फोर्स जो है 3 नंबर बता में आ दो। सकता है। सर अभी टाइम है नहीं जी, बता दो सर, उसको इजी है ये वैसे तो। क्वांटाइजेशन समझाना है आपको ऐसा? हाँ चलो समझा देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। हाँ सर। चलो देख लो, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा फटाफट। देखिए, the magnitude of all the free charges is always an integral multiple of electron and it is called quantization of charge। ये इसकी डेफिनेशन होती है। एंड अगर आपको इसको समझना अच्छी तरीके से तो आप लोग एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो, जो पिछली क्लास में भी हमने दिया था जब आखिरी बार पढ़ाया था ये चैप्टर। देखो, आप मार्केट गए, मार्केट में आपको मान लो केले लेके आना, बनानास लेके आने हैं आपको, ठीक है। आपने क्या बोला, सामने वाले से क्या बोलोगे कि 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केले दे दो, आधा दर्जन केले दे दो। यही हम लोग बोलते हैं, दर्जन लगाते हैं हम लोग। सो अगर आप दर्जन की बोलोगे तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं, ठीक है। वादा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब केले को कभी कोई तोड़ के नहीं देगा कि नहीं यार मेरे को 12 नहीं दे रहा हूँ, मैं तो को थोड़ा सा आधा दे रहा हूँ, 11.5 दे रहा हूँ। तो केला कोई तोड़ के नहीं लाता है। आ रही है बात समझ में आप सभी को? ये चीज होती है, आपको या तो यस फुल सर। मिलेगा या फिर वो आपको नहीं देगा। आधा, साढ़े आधा, जो जो भी है, जो टर्म आप लोग यूज कर सकते हो। तो ऐसी चीज नहीं चलती है। आ रही है बात समझ में? तो यही चीज यहाँ पे होती है, जो हमारा चार्ज होता है ना, वो भी क्या होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो उसका जो जो हमारा कुछ भी चार्ज ले लो आप लोग, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो भी फॉलो इसी चीज इसी पैटर्न को करता है। चार्ज का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन से, या फिर हम लोग चार्ज बोल सकते हैं, फ्री चार्ज बोल सकते हैं। तो फ्री चार्ज जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है? वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है। मान लो एक चार्ज आपका किसके बराबर होगा? वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बस यही बात यहाँ पे होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, कि भैया ये जो चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीजर, इंटीजर समझते हो? इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज यहाँ पे होती है। कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं, नंबर्स में होते हैं। इस तरह आप लोग जैसे यहाँ पर लिखा हमने कि 0 1 2 3 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी बनता है हमारे पास सिंपल सा, Q इक्वल्स टू
एन ई, ई यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन हमारे पास नंबर हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा सकते हो चार्ज की बेसिस पे, क्योंकि चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बनता है हमारे पास, आया समझ में क्या होता है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आओ आप लोग। सर इसमें एक फंडामेंटल चार्ज कुछ नाम का रहता है, वो क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज भी एक होता है हमारे पास, लेकिन वो इस चैप्टर से नहीं बनता है फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर शामिल भी किया था, और इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है वो उस चैप्टर से पूछा था अपना एटम एंड न्यूक्लियाई से, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई से पूछा जाता है। वैसे हमने यहाँ पर शामिल भी किया था एक बार फंडामेंटल चार्ज को। ये रहा फंडामेंटल चार्ज, वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर 2 नंबर में आना रहा तो इस चैप्टर से नहीं आएगा, वो उस चैप्टर से आता है अपने एटम एंड न्यूक्लियाई से। सर इलेक्ट्रॉन का शायद से वो है चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज 1.6 इंटू 10 की फंडामेंटल पावर। चार्ज जो होता है ना, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब अगर आप इसमें प्लस लगा देते हो तो ये किसके लिए बन जाएगा, प्रोटॉन के लिए बन जाएगा, माइनस लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए बन जाएगा। अच्छा ओके सर। ये होता है यहाँ पर। और चार्ज की वैल्यू तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन प्लस माइनस हो सकता है। ये होता है यहाँ पर। हाँ अंकित बोलिए, क्या हो गया? अंकित मिश्रा जी हैंड रेस कर रहे हैं आप। सर ये जो फंडामेंटल चार्ज वाला क्वेश्चन था सर, ये आया था इस बार, तो सर ये रिपीट हो सकता है क्या? हाँ हो इसकी सकता है, वैल्यू भी वैसे लिखा था, वैल्यू तो राइट, आपको एक्स याद वैल्यू करवा भी दी लिखा हमने। था। देखो वैल्यू वाइज ये है ना, देखो फंडामेंटल चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव हटा दें तो चार्ज जो बचा उसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो इसकी, कि अगर आप किसी चार्ज के आगे पॉजिटिव नेगेटिव जैसी टर्म यूज नहीं हुई है तो हम उसे फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हैं। फंडामेंटल चार्ज दो प्रकार के, फंडामेंटल चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डायरेक्शंस, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। अगर हम लोग इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, यही हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स में। ये होता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 3 नंबर के हिसाब से है, तो आप चाहें तो गॉस थ्योरम को कर सकते हैं यहाँ से। बाकी मुश्किल है आना यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ा सिलेबस इसका चेंज हो चुका है, ये 4 नंबर में आया करता था। बाकी करना चाहो तो कर लेना, अभी भी इम्पोर्टेंट सर है। एक और 6 वाला क्वेश्चन बता दीजिए भैया। 6 वाला क्वेश्चन, डिडक्ट द यस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन है एक पूरा, ये पूरा एक डेरिवेशन है। सर 3 नंबर में वैसे भी शायद नहीं आएगा। नहीं आएगा ये 3 नंबर के हिसाब से, लेकिन क्या है पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस चैप्टर से मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा था, तो हमने इसको इम्पोर्टेंट में दिया है, अभी भी इसको दिया हुआ है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि आ भी सके नहीं भी आए। और ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पहले 5 नंबर में बहुत बार आता था ये, लेकिन अब बंद कर दिया है, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। सो ये है। बाकी मैं आपसे बोलूँगा कि इस चैप्टर से आप लोग इनको अच्छे से कर लेना, ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं वो कर लेना। बाकी इनमें स्टार्टिंग में मत पचना ज़्यादा, अगर नहीं बनते हैं आपसे तो रहने देना। ओके, सो ये रहेगा, डेरिवेशन यहाँ से रहने देना, क्योंकि 3 नंबर में डेरिवेशन आपसे पूछे ना पूछे वो उनके ऊपर है। वैसे अगर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो इस चैप्टर में। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको करवा दिया लगभग पूरा। एक किरचॉफ लॉ हमारे पास बचा हुआ है, एंड लास्ट में एक हमारे पास व्हीट स्टोन बचा हुआ है, मतलब वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो देख लेंगे। वैसे व्हीट स्टोन तो शायद रिड्यूस हो चुका है अपना, देख लेंगे उसको। अच्छा व्हीट स्टोन रिड्यूस नहीं हुआ है, तो है हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज, तो कर लेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज भी। इसके अलावा न्यूमेरिकल से यहाँ से आते हैं, तो आपको एक लिंक दे देंगे एक वीडियो की, वहाँ से आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन आप लोग क्या करना, उसमें सिर्फ ये वाले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेना है ना, सब मत देखना आप लोग, ये इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेना बस। नहीं तो वीडियो देख के आप लोग घबरा जाओ कि 40 मिनट का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो, बस आपको देखना कितने मिनट है, 15-20 मिनट देखना है, तो देख लेना उसमें से आगे बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि लिंक दे देंगे आपको सर 2 घंटे की वीडियो है वो। न्यूमेरिकल वाली। हाँ तो उसमें से आपको जो एक इस चैप्टर को देखना है, उसमें क्या सारे चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल एक साथ करवा दिए थे, तो इसलिए सर वो ये थोड़ी सी लेंथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से सर न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? इलेक्ट्रिक से स्टैटिक से नहीं आएगा न्यूमेरिकल, उसकी चिंता मत करो। करंट जी। इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, या फिर आगे के चैप्टर जो ऑप्टिक्स वगैरह है उससे आ जाएगा, या फिर हमारा देखो न्यूमेरिकल जो होते हैं वो 3 नंबर से ज़्यादा में नहीं आते। ओके, सो न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पढ़ना आप लोग, बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैं तो आपसे ये बोलूँगा 90 जो भी 95% स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई मुझे पता है, आप लोग न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पढ़ना, फंस जाओगे।
क्योंकि न्यूमेरिकल इतना इजी नहीं होता और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप लोग अभी थ्योरी पे फोकस करो, न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो। अगर हो रखा है तभी जाओ न्यूमेरिकल के पीछे, क्योंकि 2-4 नंबर के पीछे आप लोग बड़ा नुकसान कर लोगे नहीं तो। इसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, इसमें इसलिए नहीं करवाया हमने क्योंकि यहाँ से यार 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 चैप्टर इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है और इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो हमने सोचा कि इसको देखेंगे और कभी, तो कल देख लेंगे इसको अगर ऐसा टाइम मिला तो। आज सही है इतना। कल सर सुबह भी ले सकते हैं क्लास क्या? सुबह नहीं हो पाएगी, देखो काम रहता है हमें, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे, नहीं तो क्लास तो हम पहले भी ले सकते थे जब देखा कि सर स्टूडेंट जो को। हाँ जो बोलो। चीज जो चीज आपने अभी कराई है उनको हम लोग मतलब अभी रिवाइज कर लेंगे, तो आप डाउट सेशन रख दो कल 1 घंटे का। हाँ कैसा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और वैसे आपकी परसों के दिन भी आपकी एग्ज़ाम शायद 2 बजे से है ना? यस हाँ सर। सर तो उसी दिन रख लीजिए आप। उस दिन भी क्लास ले लेंगे, अगर ऐसा लगा ना अपने को तो ले लेंगे क्लास उस दिन भी। ठीक है, लेकिन बात समझो इस चीज़ को कि आपको खुद से भी पढ़ाई करने का टाइम होना चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सको, क्योंकि क्लास में बस देखने से ही कुछ नहीं होता है। देखो ऑप्टिक्स में से अपने ऑप्टिक्स का बता दिया तुमको मैंने कि ऑप्टिक्स में ज़्यादा रिस्क मत लेना। वे ऑप्टिक्स पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मतलब पढ़ना ही है वे ऑप्टिक्स, वैसे पढ़ा दी मैंने आपको, बाकी रिवाइज कर लेना वे ऑप्टिक्स, है ना। डुअल नेचर है, इसमें भी लोड मत लो, इसमें भी लोड मत लो, एटम न्यूक्लियाई में भी, ये तो पूरा करवा दिया। तो बहुत कुछ कर लिया अपन ने आज। ठीक है, बहुत कुछ कर लिया। अगर आज की क्लास के हिसाब से भी आप जाते हो एग्जाम देने तो मोस्ट प्रोबेबली आप पास हो सकते हो सभी लोग, इतना करवा चुके हैं आज आपको। ठीक, बस ये है कि रिवाइज अच्छे से कर लेना, जो चीज़ें आपको करवाई है ना सबको रिवाइज कर लेना। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग रिवाइज नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है बोलने का कि रिवाइज कर लेना। और ये तो आपको दे रखे हैं, इसका तो वीडियो भी हमने बना रखे हैं, सो आप चाहो तो इनको आपने खुद से ट्राई कर लेना, ऐसे सर भी आप मतलब। उस वीडियो में सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझाएं सर। उस वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं समझाया। ठीक है, तो जो भी सर अपने क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको लगता है, तो एक बार कल काम करें, कल जो क्लास रहेगी ना स्टार्टिंग में आपके हिसाब से चल लेंगे हम, कि म्यूचुअल इंडक्शन हो गया है, कोई सेल्फ इंडक्शन बोल रहा था वो करवा देंगे। ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं कर सर, लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा सर, ये बोल रहा हूँ सर वो वाली वीडियो जो आप बोले ना ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें आपने म्यूचुअल इंडक्शन को समझाया है। ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में, अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ वहाँ समझा रखा है हमने, क्योंकि समझा रखा, सही बोला आपने। तो वहाँ से देख सकते हो आप लोग। ये रहेगा, बाकी देखो अपना चैनल आपके साथ है, वीडियोस बहुत सारे डले हुए हैं, जब भी आपको लगे दिन में, जैसे अपनी क्लास कल 5 बजे रहेगी, तो जब तक आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो यूट्यूब पर देख लेना, अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सब मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह कब करवाओगे? इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यही है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोग स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। इसके वीडियोस बना रखे हैं हमने, आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, इसको पूरे सोल्व करवा रखे हैं। ये आपने जो सीरीज दी थी सर उसमें ही है ये वीडियो? हाँ हाँ हाँ। एक बात सभी लोग सुन लो, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ये 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इसको बना रखा है हमने कि ताकि आप लोग इसको इस तरीके से ना देखें सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स है। देखो इस तरीके से हमने इसको बना रखा है कि अगर मान लो क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तब भी आप लोग कर दोगे। ये यहाँ पर हिंट दे रखी है हमने, ये देखो रेड कलर में, ये रेड पेन से हमने हिंट बना रखी है हर जगह पर, कि इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना अगर आ जाए एग्जाम में तो इसमें आपका ये भी फायदा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एग्जाम चीज में है। सर बस ये है कि ये लोग बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं सर, वो वही सर, एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव बहुत घुमा घुमा के आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे बोल सकता हूँ कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आ जाए ये भी मुश्किल है, लेकिन ये बात है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं इसका मतलब है फिर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए वो नहीं आएंगे, फिर वो मन से आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पिछले 10 साल की रिसर्च करके बनाए गए हैं। तो अगर इससे भी बाहर आ जाए तो फिर तो सामने वाले बंदे ने अपने हिसाब से बनाए हैं, फिर तो आपको बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा अगर आपको निकलवाने हैं आंसर तो, समझे। हम्म। तो ये चीज़ है, फिर वो कोई नहीं बता सकता आपको सिवाय बागेश्वर धाम के। चलो तो ये सब कुछ है, अगर कोई डाउट हो फिर भी तो पूछो, बाकी नहीं तो करते हैं क्लास को एंड, बहुत टाइम हो चला है अपना। सर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मेरे पास हैं लगभग 70-80 के लगभग। तो ग्रुप में भेज सकते हो आप इसे। एमसीक्यू आपके पास, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं? यस सर। ठीक है, पहले हमारे पास भेजिएगा, डायरेक्ट मत भेजिएगा ग्रुप में। सबसे पहली बात सर सुन लो आपको आप लोग सभी, ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव साथ में 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये जो भेज रहे हैं वो देख लेंगे। बाकी देखो इंपॉर्टेंट निकलते कहाँ से, प्रीवियस ईयर से निकलते हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पे हमने दे तो रखे हैं अच्छे लेवल के, बस इनको करो अच्छे से। हाँ सर, और ये अच्छे जो है लेवल ना, के हैं सर, देखा है मैंने पूरी वीडियो। ये बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, और 60 साथ प्लस में है शायद, 60 प्लस ऑब्जेक्टिव इसमें भी तो है। हम्म, 60 का 60 प्लस है।
ये सब कुछ रहेगा। कहाँ तक है हमारे पास, इसके आगे भी है हमारे पास, ये शायद पीडीएफ हमने पूरी डाली नहीं है, डाल देंगे, अच्छा याद आया हमें। इसके आगे भी हमने दे रखी है 100 पीडीएफ, के आसपास है सर। पूरी करवा रखी है हमने, वो दे देंगे पीडीएफ। सर हाँ बोलो। सर आज कितने दिन की अपन ने आज जो पढ़ा सर, कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए होंगे सर?